अवेलेबल है। अपनी सी बिल्डिंग जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह 18वीं सदी की कोई बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के दरवाजे से जैसे ही अंदर जाते हैं एक फ़ोन दिखाई देता है जिसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि टूरिज्म ऑफ शिमला। उस मैसेज को देखकर वो हाथ जिसने वो मोबाइल पकड़ा होता है उस मोबाइल को जोर से अपने हाथों में भींच लेता है। उसी समय मुंबई में धारावी की झोपड़पट्टियों की चाल में एक घर के अंदर एक आदमी शावर के नीचे नहा रहा है। हालांकि झोपड़पट्टी में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती, मगर वह सिर्फ पुरानी टूटी फूटी झोपड़पट्टी के अंदर वह सारी फैसिलिटी उपस्थित होती हैं जो कि किसी महंगे फ्लैट में होनी चाहिए। जैसे ही आदमी नहाकर बाहर आता है वह अपने कपड़े एक एक करके पहनता है। पैंट शर्ट, एक मोटा सा चश्मा और एक गांधी जी वाला बैग। जैसे ही वह आदमी तैयार होता है उसका चेहरा सामने आता है। वह एक साधारण सा ऑर्डिनरी सा दिखने वाला एक आदमी, ढीला डाला शर्ट, ढीला डाला पेंट, एक मोटा सा चश्मा जिसके अंदर से उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, कंधे पर एक गांधी जी का बैग जिसे देखकर कोई भी इंसान हंसने पर मजबूर हो जाए कि यह इंसान पता नहीं कौन सी सदी से आकर 21वीं सदी में रह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान जो 21वीं सदी में रह रहा है और वह इतना साधारण हो सकता है। वह इंसान बाहर निकला, उसे देर हो चुकी होती है। वह झोपड़पट्टी के दरवाजों से बकेट से इधर उधर टकराता चल रहा है, लोगों से टकराता हुआ जल्दी जल्दी भागता हुआ मेन रोड पर आता है। उसने एक टैक्सी को आवाज़ दी और आवाज़ देने के बाद वह उसे बोलता है एयरपोर्ट, और उस टैक्सी में बैठ जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह टैक्सी ऐसे भीड़ में फंस जाती है जहां से निकलना उसे नामुमकिन हो जाता है। दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई दिखाई देती है। वह बार बार अपने घड़ी को देखता है क्योंकि उसे बहुत देर हो रही होती है। जब ऐसे ही उसे आधे से 1 घंटे गुजर जाने के बाद जब गाड़ी वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, तब उसे ऐसा लगता है कि उसे वहां से उतर जाना चाहिए और वैसे ही करता है। उतरने के बाद क्योंकि उसे लेट हो रही होती है वह तेजी से भागने लगता है, मगर भागते भागते उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वह हवा से बात करने लगता है। वह जहां से गुजर रहा होता है उसके अगल बगल में खड़े लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कोई हवा का झोंका उनके बगल से गुजर गया, मगर जब आसपास देखते हैं तो किसी प्रकार की हवा वहां स्पष्ट नहीं चल रही होती है। मगर यह क्या हुआ था जो अभी अभी उनके पास से गुजर के गया था? वह लोग बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। वह ध्यान से देखते हैं कि वह कोई हवा का झोंका नहीं था बल्कि एक आदमी जो हवा की रफ्तार से भाग रहा होता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि आसपास चल रहे कार बसों को भी पीछे छोड़ता हुआ वह आगे निकल रहा होता है और कुछ ही देर में वह आदमी एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उस आदमी का नाम शिवा है। शिवा तुरंत एयरपोर्ट के काउंटर पर जाता है, अपनी टिकट देता है, अब बोर्डिंग पास बनवाकर भागता हुआ जाकर प्लेन की सीट पर बढ़ जाता है जो प्लेन शिमला की ओर जा रही होती है। कुछ ही देर में एक फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करती है। जैसे ही शिवा शिमला की एयरपोर्ट पर उतरता है और बाहर निकलता है, एयरपोर्ट के दरवाजे पर एक आदमी एक बोर्ड लेकर खड़ा होता है। उस बोर्ड पर लिखा होता है एक नाम, संजय आर्या निधान। शिवा जैसे ही अपना नाम उस बोर्ड पर देखता है उस आदमी को आवाज देता है। उस आदमी का नाम राम कुमार दुबे है। वह आदमी जब शिवा को देखता है तो सोचता है कि ये नाम उस आदमी के पर्सनैलिटी से मैच नहीं हो रहा है और वह आदमी शिवा से पूछता है, ये तुम्हारा नाम है? उसकी बात सुनकर शिवा बोलता है, हाँ भाई मेरा नाम है। राम हैरानी भरी नजरों से देखता है मगर उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे यह ऑर्डर मिला होता है कि उस नाम के आदमी को कमजोर समझने की गलती ना करें और उस आदमी को हर टूरिस्ट स्पॉट पर घुमाया जाए, और राम वैसा ही करता है। उसे लेकर सबसे पहले खंडवा रोड, श्यामला हिल्स और कई जगह घुमाते हुए वापस आ जाता है जिस होटल का नाम रुक्मणी महल होता है। राम शिवा को रुक्मणी महल के 112 नंबर क्वार्टर में शिफ्ट करके बाहर आ जाता है और यही सिलसिला लगभग 2 दिन चलता रहता है। राम ये देखकर हैरान होता है कि आदमी हर जगह पर उतरता है, उधर का कुछ फोटो लेता है, 5 मिनट रुक कर देखता है और वापस आकर कार की सीट में बैठकर राम को आदेश देता है नेक्स्ट, और राम वापस अपनी गाड़ी चलाता एक से दूसरे स्थान पर जाता है। इस प्रकार 2 दिन गुजर जाते हैं। एक स्टूडेंट और टीचर का काफिला तीसरे दिन शिमला एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। उस काफिले की जिम्मेदारी जिस पर होती है जिसका नाम रोहन है।
रोहन एक 55 साल के एक टीचर थे जो हैदराबाद के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। उनकी एक बेटी भी पढ़ती थी पर वो साथ में आई नहीं थी। रोहन और बाकी स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। उनकी मुलाकात शिवा से होती है। शिवा बताता है कि मैं एक टूरिस्ट एंड गाइड हूँ। रोहन जैसे ही सुनता है कि शिवा एक टूरिस्ट गाइड है, खुश हो जाता है और कहता है कि हमें शिमला के हर टूरिस्ट स्पॉट पर घुमाइए, अगर काम आपका अच्छा रहा तो हम आपको अच्छे पैसे देंगे। इतना कहकर वह शिवा को लेकर अपनी बस में बैठ जाता है। जैसे ही शिवा बस पर चढ़ता है, लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। वह लोग उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिए हों, और उसको बोलते हैं कि ये हमें क्या घुमाएगा, इससे अच्छा तो हम खुद ही शिमला घूम लेंगे, ये देखने में कितना झोलतू दिखाई दे रहा है, और उसे भला बुरा कहते हुए पीछे की ओर भगा देते हैं। शिवा उनकी बातों में किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता है, सीधा पीछे जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। उस सीट पर उसके बगल में रोहन बैठा होता है। रोहन जब देखता है कि वह लड़का जो उसके बगल में बैठा हुआ है कितना साधारण है, वह देखकर हैरान हो जाता है कि यह आज की जनरेशन का है। यह नया लड़का जिस पर आधुनिक दुनिया का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है। वह मन ही मन उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और उससे प्रभावित होकर उससे उसके बारे में और शिमला के बारे में बातें करने लगता है। बातें करते हुए बस जिसमें सभी लोग बैठे होते हैं एक होटल के पास पहुंचते हैं, जिस होटल का नाम हॉन्ट अ मून है। क्योंकि सभी स्टूडेंट बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए शिमला का सबसे अच्छा होटल होता है। होटल में सभी लोगों के लिए पहले से ही कमरा बुक है। सभी लोग अपने नाम के हिसाब से अपनी आईडी दिखाकर अपने अपने रूम की ओर जाने लगते हैं, और ये तय होता है कि कल 7 बजे सभी लोग शिमला घूमने के लिए जाएंगे। अगले दिन जैसे ही रोहन सभी स्टूडेंट के साथ और साथ में टीचर भी उसके साथ होते हैं, ठीक 7 बजे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही देखते हैं शिवा उनकी बस के पास खड़ा है और उन लोगों का इंतजार करता रहता है। रोहन जैसे ही शिवा को देखते हैं, शिवा से हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं, शिवा तुम्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू कि तुम समय पर आ गए। रोहन इतना कहकर बस में चढ़ जाते हैं। शिवा जैसे ही बस में चढ़ता है, फिर से सभी स्टूडेंट उसे भला बुरा कहने लगते हैं। ये फिर आ गया, ओ कॉम ऑन सर, इसे फिर से बुला लिया आपने। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ लोग जो सामने की ओर बैठे होते हैं, लेफ्ट साइड में सभी लड़कियां बैठी होती और राइट साइड में सभी स्टूडेंट लड़के बैठे होते हैं। लोग शिवा को पीछे की ओर धक्का देते हैं। शिवा बिना बोले चुपचाप पीछे चला जाता है। शिवा को सब लोगों की बातों पर किसी भी प्रकार का जवाब देना बेवकूफ़ी लगता है, और मुस्कुराते हुए पीछे जाकर रोहन सर की सीट पर बैठ जाता है। रोहन उसे देखकर खुश होता है और उसे बैठने के लिए सीट पर जगह देता है। अभी स्टूडेंट अपने आप में ही आपस में अंताक्षरी खेलते हुए, आपस में इधर उधर की बातें करते हुए, शिमला की सुहानी वादियों का आनंद लेते हुए बारी बारी शिमला की टूरिस्ट स्पॉट पर घूमते हैं। कुछ देर के लिए उतरते हैं, घूमते हैं, कुछ खाने के लिए वो अपने साथ जो भी रखे होते हैं खाते हैं, या फिर जो भी वहाँ पर उपलब्ध होता है खाते हैं। और फिर जैसे ही रोहन सर का आदेश होता है, लेट्स गो डियर, वे सब वापस आकर बस में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शाम को 3 बजे वह बस अपने आखिरी स्पॉट पर जाने के लिए निकल जाता है। उस आखिरी स्पॉट का नाम श्यामला हिल्स भी। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होते हैं श्यामला हिल्स पर जाने के लिए, और जैसे ही श्यामला हिल्स पहुंचते हैं, खुशी के मारे झूमने लगते हैं। उतरते ही अपने आप से दोस्तों पर बर्फ के गोले फेंकने लगते हैं। कुछ देर आपस में वही खेलने के बाद रोहन सर की आवाज़ आती है, और रोहन सर बोलते हैं, चलो हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर से नज़ारा और खूबसूरत होगा। और ऐसे कहकर ये लोग ऊपर की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं, वहाँ की वादियाँ, वहाँ की सुंदरता को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर्ग में आ गए। तभी स्टूडेंट में से एक लड़की जिसका नाम पूजा है, वह बोलती है कि सर, हम जाते हुए सभी घाटियों के पास रुक कर देखना चाहते हैं, और सभी लोग वैसे ही करने लगते हैं। मगर वे लोग एक ऐसी घाटी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं जो कि बहुत ही गहरी खाई होती है। शिवा लोगों को उस घाटी के बारे में बताने लगता है। वह बताता है कि ये घाटी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी है, यहाँ से आवाज़ करने पर हमें अपनी ही आवाज़ कई बार सुनाई देती है।
इस बात पर सभी स्टूडेंट बहुत उत्सुक हो जाते हैं और बारी बारी अपनी आवाज़ पहाड़ी की ओर लगभग चिल्लाने लगते हैं, हेलो, आई लव यू। रोहन जब देखता है कि सभी स्टूडेंट घाटी के काफ़ी करीब खड़े हैं, तो उन लोग को पीछे करने के लिए उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, अरे पीछे हटो यहाँ से, गिर जाओगे। मगर अनजाने में ही रोहन खाई के बहुत करीब आ चुके होते हैं। जैसे ही रोहन सर सभी स्टूडेंट को पीछे की ओर धकेलते हैं, उनका एक पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह देखते ही देखते खाई में जा गिरते हैं। रोहन सर को खाई में गिरता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं, अरे बचाओ सर को, कोई तो बचाओ। मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह रोहन सर को बचा सके। मगर अगले ही पल शिवा, जो कि वही खड़ा होता है, रोहन सर के पीछे खाई में कूद जाता है। उधर रोहन सर जैसे ही खाई में गिरते हैं, वह समझ जाते हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन है। रोहन सर के ख्यालों में सिर्फ उनकी इकलौती बेटी शिवी का ख्याल आता रहता है। वह मन ही मन अफसोस करते हैं कि मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मैं उसे अकेला छोड़कर जा रहा हूं। जैसे ही वह इतना सोच ही रहे होते हैं, उन्हें महसूस होता है कि एक मजबूत हाथ ने उनके हाथों को पकड़ लिया। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद स्वर्ग में जाने के लिए यमराज के हाथ ने उनके हाथ को पकड़ लिया है। मगर अगले ही पल जब रोहन सर आंख खोलते हैं, वह देख पाते हैं कि एक नौजवान उनके हाथों को कस के पकड़े हुए हैं और रोहन सर उसके मजबूत हाथों में किसी सूखे पत्ते की तरह भटक रहे हैं। और जब उन्होंने उस नौजवान को देखा तो वह नौजवान खुद भी घाटी की दीवारों में उगे पौधों की टहनियों को पकड़कर लटक रहा होता है। रोहन सर को ये देखकर बहुत ही हैरत होती है कि इतनी गहरी खाई की दीवारों पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अचानक से आकर उनके हाथ को पकड़ सकता है। और जैसे ही रोहन सर ने उस व्यक्ति के चेहरे को देखा, उनका दिमाग कुछ समय के लिए सन्न रह जाता है। डॉट डॉट रोहन सर देख पाते हैं कि वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि शिवा है। उसे देखते हैं कि उसका मोटा चश्मा अब उसकी आंखों पर नहीं था। उसके चिपके हुए तेल से लथपथ बाल चिपके हुए नहीं बल्कि तेज हवाओं के झोंकों से इधर उधर लहरा रहे थे। रोहन शिवा के चेहरे को देखते हैं तो वह देख पाते हैं कि शिवा एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था और साथ में एक बहुत ही बहादुर लड़का भी। अगले ही पल मौत से डर उनके दिमाग से निकल जाता है और वह खुशी से और हैरत भरी नज़रों से शिवा को देखने लगते हैं। रोहन कई सालों से अपनी बेटी शिवी के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश में थे जो उनकी मौत के बाद उसकी बेटी का ख्याल रखें, उसकी बेटी को दुनिया भर का प्यार दे, और उसकी यह छवि शिवा में नजर आने लगी थी। ओपन माउथ स्माइल। रोहन सर इतना सोच ही रहे थे कि एक रस्सी का सिरा ऊपर से उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। शिवा की नज़र जब रस्सी पर पड़ती है, शिवा रोहन सर को ऊपर की ओर खींचकर पेड़ की डाल को पकड़ने के लिए कहता है और रस्सी को एक हाथ से रोहन सर के कमर में बांधने लगता है। बांधने के बाद वह इशारों से रोहन सर को खींचने का इशारा कर देता है। कुछ ही देर में रोहन सर ऊपर की ओर जाने लगते हैं और देखते देखते सभी स्टूडेंट रोहन सर को घाटी के ऊपर खींच लेते हैं और सभी स्टूडेंट और टीचर के चेहरे में रोहन सर के बचे जाने की खुशी साफ नजर आ रही होती है, टीयर्स ऑफ जॉय। मगर रोहन सर अगले ही पल कहते हैं उसको बचाओ और रस्सी खोलकर नीचे की ओर फेंक देते हैं। मगर जैसे ही लोग नीचे देखते हैं, वह देख पाते हैं कि शिवा नीचे नहीं था। ये देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं, जैसे एक ही पल में सभी को सांप सूंघ गया हो। सभी लोग डर और घबराहट से नीचे देखने लगते हैं। जब शिवा उन्हें नहीं दिखाई देता तो आपस में देखते हुए सभी स्टूडेंट, जिनमें लड़कियां भी थी, बोलती हैं, अरे बाप रे, ये या हो गया। अपने हाथ से मुंह को दबा लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। उस इंसान के लिए रोए जिनसे वह बदतमीजी कर रहे थे, या कुछ और करें। जब इतना सोच ही रहे होते हैं लोग, तभी पीछे से आवाज आती है कि आप लोग किसे देख रहे हैं नीचे। जब सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह देखकर दंग रह जाते हैं। वह लड़का संजू जो नीचे खाई में लटक रहा था, उनके सामने खड़ा हुआ है। सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो नीचे देखते और एक बार ऊपर देखते, सोच रहे थे कि शिवा मरने के बाद आत्मा के रूप में उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। मगर अगले ही पल शिवा ने उनके ये भ्रम को दूर कर दिया। शिवा ने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप लोग मुझे नीचे ढूंढ रहे हैं।
इतना सुनते ही सभी लोग के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सभी स्टूडेंट जो उस समय तक शिवा को अपने बगल में बैठाने के लिए राजी नहीं थे गले मिलने लगे थे। लड़कियां तो संजय को खा जाने वाली थी, मगर सभी की खुशियों को दबाते हुए रोहन ने पूछा कि तुम ऊपर कैसे आ गए। बदले में हंसते हुए संजय ने जवाब दिया। शिवा ने कहा, मेरे लिए घाट चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। शिवा की आवाज़ सुनकर सभी लोग आश्चर्य भी कर रहे थे, पर सभी लोग को यकीन भी हो गया था कि वास्तव में शिवा घाट चढ़ने में एक्सपर्ट होगा, क्योंकि वह यहाँ का गाइड था। सभी लोग श्यामला हिल्स घूमकर वापस जाने लगे। वापस जाने के लिए सभी स्टूडेंट एंड टीचर बस में अपनी सीट में आकर बैठ गए। तभी शिवा बस के अंदर आया। इस बार जो लड़कियां आगे बैठी थी, पूजा, रोशनी, दीपा और लड़कियां उन्हें अपने साथ बैठाने के लिए मरी जा रही थी। अरे शिवा जी आओ, हमारे पास बैठ जाओ। और लड़के भी पूरे सम्मान भाव से शिवा को कह रहे थे कि आप हमारे पास आकर बैठ जाए, मगर शिवा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग आराम से बैठे रहे। ओपन माउथ स्माइल, मैं पीछे जाकर रोहन सर के साथ जाता हूँ। और शिवा ने वैसा ही किया। शिवा पीछे जाकर रोहन सर के बगल में बैठ गया। शिवा को रोहन के दिमाग में क्या चल रहा था इसका अंदाजा नहीं था। रोहन सर को शिवा के रूप में अपना एक परफेक्ट दामाद मिल गया था। ये सोच ही रहे थे कि शिवा से किस तरह बात करें, कैसे बताएं कि वह क्या चाहते हैं, मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। काफ़ी समय बीत चुका था, मगर सर ने सोचा कि शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इसलिए कहा, शिवा तुम बहुत बहादुर हो। जितने बहादुर हो उतनी सहन शक्ति भी तुम में है। तुम आज के नौजवान से कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छे व्यक्ति हो। इसके बाद जैसे ही रोहन सर शिवा को अपनी बेटी के बारे में बता पाते, तभी बस के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक दबा दिया। डॉट डॉट ब्रेक से सभी स्टूडेंट जो आराम से बैठे हुए थे आगे की ओर झुक गए। सभी लोग समझ पाते कि क्या हुआ है और आगे की ओर देखते, तभी कुछ सैनिक जो कि देखने में तो इंडियन सोल्जर की तरह दिख रहे थे बस के अंदर आ गए। जैसे ही सब लोगों ने देखा कि इंडियन सोल्जर है, उन्होंने सोचा कि ओह, शायद किसी रूटीन चेकअप के लिए सभी बस की चेकिंग करना चाहते हैं। सभी के मन में जो भी भ्रम था उन्हें दूर हो गया था। डॉट मगर जब अगले पल 5 से 6 नौजवान जो कि सैनिक ड्रेस में थे, उन्होंने 2 फायरिंग की। फायरिंग करके सभी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अपनी जगह में है वैसे ही बैठे रहे। किसी ने अगर होशियारी करने की कोशिश की तो यही मार दिए जाएंगे। और उसमें से एक ने अपनी बंदूक ड्राइवर की ओर तान दी। उन्होंने धमकी देते हुए ड्राइवर से कहा कि जैसा मैं कह रहा है वैसा ही करो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जो बस कुछ देर पहले सामने से हॉन्टर मून होटल शिमला की ओर जा रही थी, उसने अचानक से अपना रास्ता बदल दिया था। व्यक्ति जो वार्दी में थे वे आतंकवादी थे जिन्होंने उन लोगों को किडनैप कर लिया था। वे लोग बस को हाईजैक करके अपने ठिकाने को लेकर जा रहे थे। डॉट किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी उनके सामने बोल सके। जब शिवा पीछे बैठकर यह सब देख रहा था तो उसे किसी बात की हैरत नहीं थी, क्योंकि शायद उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो चुका था और वह जानता था कि घूमने आए इस काफिले पर यह अटैक होगा। डॉट शिवा ने मगर किसी को बचाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर किसी को बचाने की कोशिश किया गया तो इसमें कुछ लोगों की जान भी जा सकती है, और इसी वजह से शिवा ने चुप रहना ही बेहतर समझा और वह चुपचाप बस की पिछली सीट पर बैठा रहा। रोहन सर जैसे उठना चाह रहे थे, शिवा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें नीचे बैठने का इशारा कर दिया। रोहन समझ चुके थे कि अभी किसी भी प्रकार का बात करना या उन्हें रोकना ठीक नहीं होगा। डॉट डॉट इससे कई लोगों की जान जाने का खतरा था, इसलिए रोहन चुपचाप बैठे रहे। 3 घंटे बाद बस एक ऐसी जगह पर पहुंचा, वही गोदाम था और हॉस्टल के रूप में मकान था। ये 4 मंजिला मकान था। मकान के बीच में एक बड़ा सा हॉल था और मकान के चारों ओर पहले से 4 मंजिल तक गैलरी बनी हुई थी। गैलरी इस तरह से थी कि चौथे माले से भी जाकर बीच के हाल को देखा जा सकता था। डॉट उन आतंकवादियों ने सभी स्टूडेंट और टीचर को उस हाल में बिठा दिया और लोग जिनके हाथ में AK-47 खतरनाक हथियार थे, इन सभी का मास्टरमाइंड उस हाल के सामने एक के बड़े दरवाजे के अंदर बैठा हुआ इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारतीय सरकार से बात करने में मशगूल था। डॉट
उस मकान में कुछ कंप्यूटर्स, कुछ ट्रांजिस्टर और कुछ रेडियो इक्विपमेंट रखे हुए थे जिनके जरिए वह लोग भारत सरकार से बात कर रहे थे। उन सभी का मास्टरमाइंड इंडियन सरकार को धमकी दे रहा था कि अगर 48 घंटे के अंदर उनके साथी मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद अब्दुल, शादाब और अब्बास को अगर नहीं छोड़ते तो बारी बारी सभी लोग को मारते जाएंगे। उसकी बातों में जितनी शालीनता और दृढ़ता थी, यह सुनकर और देखकर कहा जा सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह वास्तव में ऐसा ही करता और करना चाह रहा था। मगर यदि भारतीय सरकार उसकी बात मान लेती तो वह सभी लोगों को छोड़ने के लिए तैयार था। सभी लोगों की संख्या, टीचर और स्टूडेंट और शिवा मिलाकर टोटल 65 लोग थे और इतने लोग को बचाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती थी और यह बात आतंकवादियों का मास्टरमाइंड बहुत अच्छे से जानता था। तभी सभी लोगों ने इंतजार करने का फैसला किया। जितने भी नकाबपोश लोग खड़े थे सभी लोग पहरा दे रहे थे। आपस में वाकी टोकी से बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। कुछ लोग बिल्डिंग के बाहर भी थे। इनके लोग जो बाहर की परिस्थितियों का जायजा लेकर अंदर खबर पहुंचा रहे थे, सर हमें आसपास बहुत हलचल सी दिखाई दे रही है। मास्टरमाइंड अंडरस्को ने कहा, इंडियन आर्मी बहुत तेज है और अब तक उन्होंने उनके लोकेशन का पता भी लगा लिया होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना। मगर इंडियन सरकार इतनी खतरनाक मुजरिम को आसानी से छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें हर प्रकार के नैतिक अनैतिक समस्याओं के बारे में सोचना था। क्या 65 लोग के जान बचाने के लिए उनको छोड़ना जायज होगा या नाजायज? इसी कश्मकश में आर्मी के आला अधिकारियों ने एक अर्जेंट मीटिंग का प्रस्ताव रखा जिसमें कुछ राजनेता भी शामिल थे। उन सभी ने मिलकर यह फैसले पर विचार करना शुरू किया और क्योंकि समय बहुत कम था और विचार करने के लिए बहुत ही कम समय दिया गया था, उन्हें बहुत ही जल्दी इस समस्या पर विचार करना था। इसलिए सभी ने ना चाहते हुए भी उन चारों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा और तब तक दूसरे दिन की सिर्फ 48 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे ही बचे थे। इन 4 घंटों में सारी चीजें तैयार करना, उन चारों मुजरिमों को छोड़ना और उनके जाने के लिए व्यवस्था करना नामुमकिन था। इसलिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो नकाबपोश के मास्टरमाइंड से बातचीत करने की कोशिश की। हम आपकी बात मानने को तैयार हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं उन्हें बाहर भेज दिया जाए और हम जल्द से जल्द तुम्हें उन चारों को सौंप देंगे। अब समय बहुत ही कम रह गया था। तभी उनमें से मास्टरमाइंड ने अपने साथियों इशारा किया और कहा कि हमने आपको समय पूरा दिया था मगर आपने गलती की है कि समय पर अपना काम पूरा नहीं किया, इसलिए आपको इस बात का हर्जाना भरना ही पड़ेगा। इतना कहते ही उस मास्टरमाइंड के सामने जो नकाबपोश था बाहर निकला, बाहर निकल के सामने आ गया। सभी लोगों को देखने लगा और देखकर एक टीचर थी जिसकी 7 साल की बच्ची थी, उसे मां से छीन कर ले आया, उसके सर पर बंदूक तान दी। 6 लोगों में से एक आदमी ने वीडियो कैमरा रखा हुआ था और उनका वीडियो बनाने लगा। वह आदमी छोटी सी बच्ची के सर पर बंदूक तानकर 10 की गिनती गिनने लगा और अगले ही 10 पलों में बच्चे के सर को गोली से चीर देना चाह रहा था। उधर गिनती 10 से 1 तक पहुंच चुका था और जैसे ही शून्य कहते हुए उस नकाबपोश जिसने बंदूक पकड़ी हुई थी ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी एक धारदार चाकू सीधे उस नकाबपोश के माथे पर घुस गई। इससे पहले कि उन 6 में से 5 समझ पाते कि क्या हुआ, वह 6वां व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सभी लोग समझ पाते कि क्या हुआ है। वह 5 नकाबपोश ने देखा तो शिवा चुपचाप खड़ा था, खड़े होकर और चुपचाप उन 5 लोगों की तरफ बढ़ रहा था। शिवा निहत्था था। वे वार्निंग देने लगे कि वही रुक जाओ वरना तुम्हें ढेर कर दिया जाएगा। शिवा उनकी बात ना सुनते हुए धीरे धीरे उनकी ओर उनके सामने आगे बढ़ने लग गया। और जैसे ही उनके करीब पहुंचा कुछ ही पलों में वह सारे लोग जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे थे। वार इतना ताकतवर था कि उनमें से 3 लोग अपनी जान को दे बैठे थे, 2 लोग मौत के लिए अपनी भीख मांग रहे थे। वह दोनों सामने खड़े 28 साल के शिवा को देख पा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे साक्षात यमराज उनके सामने खड़ा था। और यही हालत उस हाल में बैठे सभी 64 लोग की थी। वे लोग देखकर दंग रह गए थे। उनमें से एक लड़का बोला कि शिवा जैसा दुबला पतला आदमी जो कि एक साधारण सा दिखने वाला एक बेवकूफ सा दिखाई देता है, उसने पलक झपकते ही 5 लोगों को धराशायी कर दिया। बाप रे!
इस लड़ाई को यदि स्लो मोशन में देखा जाता तो यह इस प्रकार का था कि शिवा जैसे ही उन पांचों के करीब आया उसने अपने बाएं कोहनी से बगल में खड़े आतंकवादी के सीने पर हमला किया था। सामने खड़े नकाबपोश पर उसने सीधे पैर से सीने पर हमला किया था। ये हमला इतनी जोरदार था कि उन दोनों की जान चली गई थी। दाहिने ओर खड़े दोनों व्यक्ति को उसने फ्लाइंग किक से दोनों को धराशायी कर दिया था और जो पांचवां व्यक्ति बचा था उसने दाहिने हाथ से उसके सीने पर वार किया था। जो फ्लाइंग किक से जो दो नकाबपोशों पर हमला किया गया था जिसकी वजह से उनके गले की हड्डी टूट गई थी, मगर जो 3 लोगों पर शिवा ने हमला किया था लोग मारे जा चुके थे। हाल पर बैठे सभी लोग के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब जो देख रहे हैं सिर्फ 5 सेकंड के अंदर हो चुका था। सभी लोग धराशायी हो गए थे। 2 लोग मौत के कगार में थे। इससे पहले कि चारों मंजिल पर खड़े लोग शिवा की तरफ देखते या उन पर हमला करते हैं, शिवा भागकर बगल के दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही जब ऊपर मंजिल के लोगों ने देखा कि 6 लोग वहां मारे जा चुके हैं, उनमें से कुछ लोग नीचे आने का कोशिश करने लगे, मगर इससे पहले कि नीचे आ पाते चौथे मंजिल पर गोलियों की चलने की आवाज आने लगी और गोलियां चलने के साथ साथ कुछ नकाबपोश हर गोलियों के चलने के साथ चौथे माले से नीचे गिरने लगे और आवाजें आने लगी, आह बचाओ सरदार। और कुछ ही देर में पहले माले से चौथे माले तक जितने भी नकाबपोश आतंकवादी पहरा दे रहे थे शिवा की गोलियों से भुने जा चुके थे। सारे नकाबपोश मारे जा चुके थे। अब ये क्या हुआ? जब इन सभी का मास्टरमाइंड ये सोचने लगा और अपने रूम के अंदर जो 4 नकाबपोश है उन्हें भेजने वाला था, उतने में ही दरवाजा बहुत ही जोरदार आवाज के साथ टूटकर सामने गिर पड़ा। धड़ाम! शिवा उस दरवाजे के ऊपर चढ़ता हुआ मास्टरमाइंड के सामने खड़ा हो गया। उस मास्टरमाइंड का नाम नवाब अली था। इससे पहले कि जो चारों नकाबपोश शिवा पर हमला करते हैं, नवाब अली ने कहा, वाकई कबीले तारीफ हो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। मगर शिवा ने फ्लाइंग किक और मार्शल आर्ट के कुछ हैरतअंगेज मूव द्वारा उन चारों को चित कर दिया और सभी लोग मारे जा चुके थे। केवल 2 लोग जो हॉल में तिल मिला रहे थे जिंदा थे। इससे पहले कि किसी प्रकार की जानकारी किसी को हो पाती, शिवा ने रेडियो ट्रांसमीटर का हेडफोन उठाया और कहा, अल्फा 16 रिपोर्टिंग सर, मिशन इज कंप्लीट, ओवर। इतना कहकर शिवा उस मास्टरमाइंड को घसीटता हुआ हॉल में ले आया और देखते ही देखते उस हॉल में इंडियन आर्मी घुसने लगी। घुसकर चारों ओर चारों मंजिलों पर दस्तक देने लगे। जितने लोग मारे गए थे वह सभी को घसीटकर हॉल में लाने लगे। सभी लोग को बाहर जाने का इशारा किया गया। स्टूडेंट और टीचर शिवा को देखते हुए बाहर जाने लगे। शिवा दरअसल एक इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक खुफिया सदस्य था जिसका पूरा नाम संजय आर्या निधान था। शिवा जैसे ही उस बिल्डिंग से बाहर आया, बाहर सभी टीचर और स्टूडेंट आंसू भरे सम्मान की नज़रों से उसे देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो शिवा को सैल्यूट भी कर रहे थे। शिवा की यह आइडेंटिटी 64 लोगों के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं था और सबका सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि यह सुपर हीरो किसी और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की वर्दी में था। सभी लोग कह रहे थे, थैंक यू शिवा, थैंक यू। इंडियन आर्मी जो कि हर हाल में जीतना जानते हैं, वह किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं है। मगर शिवा की काबिलियत वाकई बहुत हैरतअंगेज थी जो किसी भी इंसान को आश्चर्य में डाल सकते थे। मगर एक दिन और रुकने के बाद अब वह काफिला वापस जाता। शिवा एक दिन पहले ही उनका साथ छोड़ सीधा उस काफिला को छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हो चुका था। मगर इससे पहले कि रोहन उसे अपने मन की बात बता पाते या कुछ और बोल पाते, शिवा मुंबई जा चुका था। मगर इंडियन आर्मी के लोग उनके साथ रहे। काफिला एक दिन बाद होटल छोड़कर रात की फ्लाइट से वापस हैदराबाद जा चुका था। रोहन के दिमाग में चल रहा था, क्या करूं? वह किस तरह से शिवा को मनाए? मगर शिवा को मनाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाने के बाद शिवा को एक फ़ोन आया। ये फ़ोन शिवा को रोहन सर ने किया था। रोहन ने कहा, शिवा बेटा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे घर में एक फंक्शन है, क्या तुम उसमें आ सकते हो? शिवा ने ना में अपना जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी पर्सनल फंक्शन में नहीं जाया करता हूँ। शिवा ने कहा। रोहन ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम जैसा व्यक्ति किसी के पर्सनल फंक्शन में नहीं जा सकता, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम आओ क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और मैं ये बात तुमसे मिलकर ही कर सकता हूँ। यूँ समझ लो कि यह मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है।
शिवा ने जैसे ही रोहन सर की मुंह से यह बात सुनी उसने ना चाहते हुए भी हाँ मैं अपना जवाब दे दिया। अंडरस्को। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कब है आपका ये फंक्शन? रोहन सर ने 1 नवंबर की तारीख बता दी। 1 नवंबर आने से पहले शिवा कुछ खरीदारी करके और कुछ छोटे मोटे मिशन जो मुंबई के अंदर करना था उसे उन्हें कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करके अपने सारे सामान पैक करके वो 29 अक्टूबर को हैदराबाद के लिए निकल गया। शिवा सोच रहा था, उसे मन में ही मन में यह अंदाजा हो रहा था कि शायद ये सफ़र उसके लिए ज़िंदगी के कुछ अलग मायने ही लेकर आएगा। शिवा ये बात जानता था, मगर शिवा किसी भी प्रकार की परेशानी से घबराता नहीं था। वह चाहता था कि कोई गोली बने जो उसकी जान ले ले, मगर शायद ऐसी कोई गोली बनी नहीं थी जो कि शिवा को मार सके। शिवा 1 तारीख को हैदराबाद के शेट्टी परिवार में हो रहे फंक्शन में पहुंचा। वह फंक्शन पुरानी हवेली जो काफ़ी पुराना था मगर उसके रखरखाव के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ रोहन के भाई की बेटी अंजलि जिसके जन्मदिन का ये फंक्शन था वहाँ शिवा पहुँच गया, मगर शिवा को देखकर लोग उसे बाहर भगाने लगे कि यह कौन है जो यहाँ आ रहा है, इसे तो हम नहीं जानते और यह क्यों इस फंक्शन में आया हुआ है। मगर शिवा ने कहा कि रोहन सर ने मुझे बुलाया है, और शिवा अंदर की ओर जाने लगा। रोहन का नाम सुनकर जो भी पहरेदार थे उन्होंने शिवा को रोकना ठीक नहीं समझा और उसे अंदर जाने दे दिया। शिवा जैसे अंदर जा रहा था और जाते जा रहा था, लोग उसे देखकर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ग्रिन 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 ग्रिन। उनमें से एक ने कहा कि ये लंगूर कहाँ से आ गया। एक लड़की ने कहा, कितना भद्दा दिख रहा है, इतना मोटा चश्मा कोई पहनता है क्या? कपड़े तो देखो जैसे 2 लोगों का एक साथ में सील दिया गया हो। इसके बाल इतने चिपके हुए हैं जैसे तेल की दुकान हो। मगर शिवा इन सब की बातों का ध्यान नहीं दे रहा था। उसे अंदर जाने में कुछ घबराहट तो जरूर हो रही थी, लेकिन वह चलता जा रहा था और जाकर उस भीड़ के बीच बैठी हुई अंजलि, छोटी सी अंजलि को देखकर न जाने क्यों खुश हो गया। शिवा उसी की जन्मदिन पर आया था। संजय जानता था कि वह एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम अंजलि है और जिसके जन्मदिन पर मुझे जाना है। शिवा पूरी तैयारी से आया था। वो जानता था कि बच्ची को क्या पसंद होगा। उसने एक टॉकिंग गुड़िया निकालकर उस बच्चे को दे दिया। टॉकिंग गुड़िया को देखकर इतनी खुश हो गई कि उसने सबसे पहला केक काटकर शिवा को खिला दिया। इतने में ही रोहन सर एक कमरे से बाहर आए। जैसे ही रोहन सर ने शिवा को देखा, रोहन सर को इतनी खुशी हुई, शायद इससे पहले तभी हुई थी जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था। रोहन सर ने शिवा को गले से लगा लिया, बोला, मैं जानता था तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ोगे, और शिवा को इधर उधर अपनी कोठी दिखाने लगा और छोटे से हॉल में ले गया जहां पर रोहन सर की और उसकी बच्ची शिवी की फोटो रखी हुई थी। शिवी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। शिवा ने जवानी की फोटो नहीं देखी थी, वह उसकी छोटी समय की फोटो रोहन सर के साथ देख पा रहा था। शिवा को नहीं मालूम था कि वो यहाँ क्यों आया है, इसलिए रोहन सर ने उसे कहा कि फंक्शन खत्म हो जाए, तुम खाना पीना खाकर आराम करो, हम सुबह आराम से बात करेंगे। ओपन माउथ स्माइल। और इतना कहकर रोहन शिवा को खाने की टेबल पर ले जाकर उन्हें हर प्रकार से बढ़िया भोजन जो बने हुए थे वेज नॉन वेज खिलाने लगा। अगली सुबह जब शिवा ने आंखें खोली, शिवा ने सांवर लिया और उसके बाद तैयार होकर जैसे ही उस पुरानी हवेली के आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस आंगन में सामानों को इधर से उधर रखने के लिए वहां के नौकरों को बोल रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई हूर की परी आसमान से जमीन पर उतर आई हो। छोटी छोटी खूबसूरत आंखें, लाल गुलाबी से होठ, लंबे बाल जो कि खुले हुए थे और एक बेहतरीन पंजाबी कपड़ों में हो लड़की पूरी तरह से सजी हुई थी। शिवा ने जब उस लड़की को देखा तो एक पल के लिए वह उस लड़की के चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा सका और उसे देखता ही रह गया। जब लड़की ने शिवा को देखा तो वह बहुत हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। उसने सोचा कि शायद रात की पार्टी में किसी काम करने वालों को यहाँ बुलाया गया था, और ऐसा सोचते ही उसने शिवा को कहा, अंडस्को, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो, सभी सामान को जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ वहाँ रखते जाओ। शिवा ने उसकी बात पर किसी प्रकार का जवाब नहीं किया और जैसा वो बोलने लगी वैसा करने लगा। लड़की जो आदेश दे रही थी कोई और नहीं बल्कि रोहन सर की इकलौती बेटी शिवी थी।
शिवी शिवा को हॉल में जो भी टेंट के सामान रखे हुए थे उन्हें रखने के लिए बोलती है, उसे वहां रखो, इसे यहाँ लाओ। शिवा जितने सामान उठा सका उठाकर वह जहां बोलती गई रखता गया। अंत में जब देखा सोफा उससे नहीं उठ रहा है तो उसने शिवी की ओर देखकर इशारा किया। शिवी ने कहा, इतने हटे कट्टे हो फिर भी तुमसे नहीं हिल रहा। वैसे तो शिवा चाहता तो उस पूरे सोफे को एक ही बार में वहां से उठाकर छत पर फेंक सकता था, मगर अपनी ताकत शिवा किसी के सामने नहीं दिखाना चाहता था। शायद शिवा में यही बात थी कि वह इतना शक्तिशाली होने के बावजूद अपने आप को आम लोगों से भी कमतर दिखाया करता था। इस बात पर शिवी ने उसकी झिड़की लेते हुए बोली, इतने हटे कट्टे हो मगर किसी काम के नहीं। और इसी बात पर शिवी एक तरफ सोफे को उठाने की कोशिश करने लगी। शिवी सोफे को उठाकर उसे इशारा करने लगी और दूसरी तरफ से सगु सोफे को उठाकर एक कमरे की ओर घसीटते हुए ले गए। जैसे ही वे सोफे को उस कमरे पर रखकर शिवी वापस जाने को मुड़ी, उसका पैर वहां पर गिरे पानी पर पड़ने से फिसल गया। शिवी का पैर फिसलने से वह वहीं पर गिरने लगी। इससे पहले कि शिवी जमीन पर गिर पाती शिवा ने उसे थाम लिया और कुछ ही पल के लिए जैसे समय पूरी तरह से थम गया। शिवा को लगा शायद आसमान के सारे तारे कुछ समय के लिए उसकी बाहों में आ गए थे। वह देख पा रहा था कि शिवी की दो चमकीली आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थी। इस बात पर शिवा थोड़ा सा शर्मा गया और शिवी को भी शर्म आ रही थी। दोनों किसी तरह से एडजस्ट होते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपने कपड़ों को संभालते हुए बाहर निकल गए। जब दोनों बाहर की ओर निकल ही रहे थे तभी रोहन सर की नज़र शिवा पर पड़ी। शिवा जो कि अचानक यहाँ आया था और यहाँ किसी को नहीं जानता था, यहाँ रुकने का कारण नहीं समझ पा रहा था। उसने रामाकांत सर से कहा कि सर जल्दी बताएं कि आपने मुझे क्यों बुलाया। जब शिवी ने देखा कि शिवा को उसके पिता बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहा थे और शिवी को ये पता चला कि शिवा को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने यहाँ बुलाया था, अपने किए पर शर्मिंदा होने लगी। उसे लगा कि उसके पिता के गेस्ट को उसने अनजाने में ही शर्मिंदा कर दिया है। मगर शिवा इस बात पर कुछ ना जताते हुए शिवी द्वारा की गई माफ़ी की रिक्वेस्ट हो सर झुकाकर उसे माफ़ करने का इशारा कर दिया। जब रोहन ने देखा कि शिवा और शिवी एक दूसरे को देख चुके हैं और मिल चुके हैं, तो रोहन ने शिवा से कहा कि चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं, और शिवा को वो एक टेरेस पर बने एक घर पर ले गए। वहां पर शिवा जाकर बैठ गया, रोहन उसके ठीक सामने। और रोहन सर ने शिवा से कहा कि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी शिवी जिसे तुम अभी अभी नीचे मिले हो तुम उससे शादी कर लो। शिवा ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था और सोचने लगा कि एक आदमी जिसे वह कुछ ही दिनों से जानता था अचानक अपनी इतनी खूबसूरत सी परी सी बेटी की शादी मेरे साथ क्यों करना चाह रहा है। शिवा ने जवाब देते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। इस पर एक सीधी सी जवाब देते हुए रमा सर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी मेरे जाने के बाद खुश रहे। कोई ऐसा हो जो उसे हर परेशानी हर दुख से अपनी जान पर खेलकर भी बचा सके, इसलिए मैंने इसके लिए तुम्हें चुना है। मैं देख चुका हूं कि तुम कितने बहादुर हो, तुम में कितनी सच्चाई है, तुम जैसे रहते हो और ऐसी बातें करते हो मैं तुम्हें देख पाता हूं कि तुम सच्चाई में जीने वाले इंसान हो। और इस वजह से मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे हाथ में नहीं देना चाहता हूं जिसके कारण से उसे एक भी पल ऐसा न लगे कि मैंने उसे दुख के साथ में छोड़ दिया। मगर इस बात पर शिवा ने जवाब दिया कि आपकी बेटी काफी मॉडल ख्यालों की लगती है, वह मुझ जैसे पुराने ख्यालों के व्यक्ति से क्यों शादी करना चाहेगी। इस पर रोहन ने कहा, मैं जितनी गहराई तुम्हारे अंदर देख पा रहा हूं, अगर मेरी बेटी ने इसे महसूस किया तो मैं देख सकता हूं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ जिंदगी भर खुश रहेगी। पर शिवा ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया और कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए इस बात पर विचार करने के लिए, और वह दूसरे कमरे में चला गया और शिवी के बारे में सोचने लगा। शिवी के बारे में सोचते हुए उसकी पुरानी जिंदगी जो कि बहुत ही ज्यादा दुख से भरी थी। शिवा की आंखों में फ्लैश करने लगी एक लड़की रश्मि तिवारी जिसका नाम था। अचानक से उस लड़की का चेहरा शिवा की जेहन में घूमने लगा।
शिवा उस लड़की से दूर हो चुका था और शायद इस समय वह किसी भी प्रकार के रिलेशन में नहीं था, मगर रश्मि तिवारी से दूर होने का गम आज उसके दिल में हरा दिखाई दे रहा था। उधर शिवी एक बहुत ही मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। वह हैदराबाद के एक बड़े नामचीन कॉलेज में त्रिवेणी मेडिकल कॉलेज पढ़ा करती थी और उसी कॉलेज के प्रोफेसर रोहन शेट्टी थे। कॉलेज के एक ऋषभ अरोड़ा नाम के लड़के से विदिशा प्यार करती थी और ऋषभ अरोड़ा के साथ कई बार लोगों को साथ में घूमते हुए दिखाई दे चुकी थी। रोहन सर को शायद ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि शिवी ऋषभ अरोड़ा नाम के लड़के से प्यार करती हैं और उसके साथ काफ़ी समय बिताती है। मगर रोहन सर यह जानते थे कि ऋषभ वो लड़का नहीं है जो शिवी के लिए बना है। वह मन ही मन ये जानते थे कि ऋषभ एक बहुत ही रिच फैमिली में पला बड़ा लड़का है और दुनियादारी की समझ शायद उसमें उतनी नहीं है। वह समझ पाता था कि ऋषभ ने कभी जिंदगी में किसी प्रकार का दुख नहीं देखा था और देख सकते थे कि अगर किसी प्रकार की परेशानी जिंदगी में आती है तो शिवी पर भी उस परेशानी का प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है शिवी उस समय काफी दुखी हो जाए। इस वजह से रोहन सर चाहते थे कि उसकी लड़की जिससे प्यार करें वो पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ जाए और जीतने की ताकत रखता हो और जो उसको उसके बाप से कहीं ज्यादा प्यार करें। इन बातों को सोचकर ऋषभ के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया था। वह इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताकर अपनी बेटी शिवी को शादी के लिए मना लूंगा। वह जानते थे कि अपनी बीमारी के बारे में बताकर शिवी को शादी के लिए मना सकते थे। क्योंकि रोहन सर को कैंसर था लास्ट स्टेज में, उनकी जिंदगी कभी भी उनका साथ छोड़ सकती थी। कुछ महीनों में शायद रोहन सर ये दुनिया छोड़कर जा सकते थे, इसलिए रोहन सर ने ये डिसाइड किया था कि मरने से पहले ही अपनी बेटी को ऐसे हाथ में सौंप देंगे जिन हाथों में जाने के बाद शिवी के दामन में किसी प्रकार का दुख ना रहे। मगर शिवा के फैसले का इंतजार करने से पहले कि शिवा किसी प्रकार का फैसला ले पाता, रोहन शिवा के पास चले गए और शिवा को जाने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा, किसी प्रकार का फैसला लेने से पहले मेरी एक बात सुन लो। रोहन सर ने बताया कि मुझे कैंसर है और कुछ ही दिनों में शायद ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे मिलकर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि शायद तुम इस दुनिया में मेरे बेटी के लिए सबसे परफेक्ट हो और इस वजह से अपने किसी भी फैसले को करने से पहले मेरी यह विनती स्वीकार करने की कोशिश करना। रोहन सर के इस बात को सुनने के बाद शिवा जैसे बहुत बड़े तूफानों के बीच गिर गया। शिवा अपने जिंदगी में यूं तो किसी भी लड़की को आने नहीं देना चाहता था, मगर रोहन की परिस्थिति देखकर मना भी नहीं कर सका और कुछ ही समय में शिवा ने सर के हाँ में अपना जवाब दे दिया और कहा कि अंडरस्को, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी बेटी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। रोहन सर ने जैसे ही शिवा की यह बात सुनी, उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बेहद ही खुश हो गए और शिवा को गले से लगा दिया और कहा, बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रामाकांत खुश होते हुए तुरंत बाहर की ओर जाने लगे। बाहर जाकर उन्होंने शिवी, जो कि कुछ काम को करने में लगी थी, उसका हाथ पकड़ा और सीधे शिवी के कमरे में उसे ले गए। ले जाकर उन्होंने उसे बैठाया और शिवी से कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारा एक फैसला किया और उम्मीद करता हूं कि मेरे फैसले को सम्मान करोगी और मैं जैसा कहता हूं वैसा करोगी। शिवी को अंदाजा नहीं था कि उसके पिताजी क्या कहने वाले थे, इसलिए उसने यह वादा कर दिया कि पिताजी, आप चिंता ना करें, आप जैसा कहेंगे मैं उसे वैसा ही करूंगी। और जैसे ही सर ने यह बात रखी कि वह चाहते हैं कि तुम शिवा से शादी कर लो, इस पर विदिशा पूरी तरह सन्न रह गई थी। उसे दुनिया की किसी भी प्रकार की आवाज़ उसके कानों में नहीं जा रही थी। उसके पिता की आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वह सोच रही थी कि अचानक मेरे पिताजी ने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर दिया। वो ऐसे परिवेश में पड़ रही थी, जानती थी कि वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हैं। फिर वह ये बात सोचकर कि उसके पिता ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, हैरान थी कि उसके पिताजी ने बिना उसे पूछकर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया था। मगर जैसे ही उसे याद आया कि उसके पिताजी ने कहा था कि यह उसकी आखिरी इच्छा है और उन्हें घातक बीमारी कैंसर है जिसके वजह से कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हो जाने वाली है, शिवी असमंजस में थी कि वह क्या करें। वह पिताजी के फैसले को नहीं मान सकती थी क्योंकि शिवी ऋषभ अरोड़ा नाम की लड़के से बहुत प्यार करती थी।
ऋषभ अरोड़ा वैसे तो काफी रिच फैमिली का था, उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड थे, मगर शिवी को शायद ऋषभ अरोड़ा भी बहुत चाहता था। मगर यहाँ पर पिताजी की अंतिम फैसले की बातें पिताजी ने अपनी बात रखते हुए शिवी से कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये समझ लो कि तुम्हारे पिताजी इसी वक्त तुम्हारे लिए मर गए। शिवी ने जैसे ही सुना फूट फूट कर रोने लगी। वह एक बार शिवा को देखती जो अब तक वहां पर आ चुका था, और एक बार अपने पिताजी को देखती। शिवा जो कि किसी भी तरह से शिवी के पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता था। वह एक पल सोचती कि इस आदमी के साथ पूरी जिंदगी कैसे बीता पाएगी। मगर दूसरे ही पल उसे पिताजी की कही गई बात कानों में गूंजने लगती, क्योंकि वह अपने पिता रोहन से बहुत प्यार करती थी। उसने ना चाहते हुए भी शिवा से शादी करने के लिए हामी भर दी। रमा सुनकर बहुत ही खुश हो गया और शिवी को उसके कमरे में छोड़कर शिवा को अपने साथ लेकर बाहर आ गया। और बाहर आते ही उन्होंने अपने घर के सभी मेंबरों को बुलाया। बुलाने के बाद रमा सर ने कहा, मैं शिवी और शिवा की शादी कर रहा हूँ। रोहन के इतना कहने पर ही घर के सभी मेंबर, शिवी के चाचा चाची, वहां पर और भी जो रिश्तेदार परिवार के लोग आए थे, कहा कि अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? रोहन ने कहा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मुझे क्या हो सकता है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए शिवा को चुना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी शिवी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो और आप सभी लोग इस काम में मेरा साथ दें। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया। शिवा भी सर झुका हुए अपने रूम की ओर चला गया। वह भारी कदमों से अपने रूम में जाकर बैठ गया। वह जो कुछ भी हो रहा था इसके जिम्मेदार नहीं होना चाहता था, मगर वादे के बंधन, उधर अपने पिता के वादे से बंधे हुई शिवी फूट फूट कर रोए जा रही थी, क्योंकि वह ऋषभ अरोड़ा से बहुत प्यार करती थी और उसने मन ही मन उससे शादी करने के सपने बुन रखे थे। मगर जैसा वह चाह रही थी वैसा नहीं हो रहा था। उसकी शादी 3 दिन में ही शिवा नाम के इंसान से होने जा रही थी। वह उसका पूरा नाम भी नहीं जानती थी और ऐसे ही पूरी रात गुजर गई। शिवी इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी और इसलिए उसने ऋषभ अरोड़ा को ये बात बताना सही नहीं समझा। 4 नवंबर की सुबह सभी प्रकार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। सभी प्रकार के निमंत्रण बांटे जा चुके थे। सभी गेस्ट जो आने वाले थे वह आ चुके थे। शाम को 7 बजे शादी का कार्यक्रम रखा गया था। शादी के कार्यक्रम के बाद एक छोटा सा रिसेप्शन पार्टी था। उस पार्टी में के बाद भोजन और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जा सकते थे। और शाम को 7 बजे शादी होने के लिए शिवा और शिवी मंडप पर बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र खत्म होने के बाद पंडित जी ने दोनों जोड़ों से कहा कि फेरों से पहले दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा और उसके बाद फेरों की शुरुआत करेगा। पंडित जी ने 7 वचन जो दूल्हा दुल्हन को बोलने थे अपने मन में, वो उन्हें बता दिए थे। शिवा ने ऐसा ही किया। शिवा ने एक प्लेट से सिंदूर उठाकर शिवी की मांग भर दिया। शिवी खूबसूरत लड़की थी, दुल्हन के जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके सामने सब पानी कम था। लाल जोड़ा, मांग में सिंदूर, नाक में नथनी, होंठ लाल, छोटे आंख जिनसे मोतियों के समान आंसू बह रहे थे। शिवा नहीं चाहता था कि यह आंसू निकले, इसलिए शिवा ने मांग भरने के बाद आंसू को साफ किया। ये पहली बार था जब किसी दूसरे इंसान ने शिवी के लिए आंसू पोंछे थे। इससे पहले शायद वह कभी रोई हो तो शायद उसके पापा ही उसके आंसू पोंछे थे, मगर यह पहली बार था जब किसी दूसरे इंसान ने उसके आंसू पोंछे थे। ये बात शिवी को कुछ हद तक अच्छी लगी, मगर वह शादी नहीं करना चाहती थी। मगर कुछ कर भी नहीं सकती थी, उसे ही शादी करना था। इससे पहले कि ये फेरे होते हैं तभी एक जोरदार आवाज दरवाजे पर हुई, धड़ाम, और ऋषभ अरोड़ा उन दरवाजों से होता हुआ अंदर आ गया। जैसे ही उसने मंडप पर शिवा और शिवी को फेरे लिए बढ़ते देखा, उसने शिवी से कहा, शिवी तुम क्या कर रही हो? तुम प्यार मुझसे करती हो, फिर तुम एक ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो, जिसे 2 दिन पहले ही तुमने देखा है? मगर शिवी ने इस बात पर किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। जब ऋषभ शिवी के सामने आकर खड़ा हुआ, ऋषभ ने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ दे सकता हूँ जो यह इंसान नहीं दे सकता। मगर जैसे ही उसने ऐसा कहा, रोहन सर शिवी और ऋषभ के सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से शिवा के साथ कर रहा हूँ और तुम इस मामले में किसी प्रकार के रोड़ा मत बनो।
सर जानते थे कि ऋषभ अमीर लड़का था, उसकी कई गर्लफ्रेंड थी, मगर शिवी के मिलने के बाद शायद ऋषभ अरोरा ने सभी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि शिवी से ऋषभ अरोरा सचमुच प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता था। मगर यहाँ मामला कुछ और था। तभी शिवी ने ऋषभ को कहा कि ऋषभ तुम जाओ, मैं शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इस आदमी से शादी करूँ और मैं अपने पापा के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती। इतना कहने पर ऋषभ अरोरा हैरान रह गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और इधर शिवी के भी आंखों से आंसू आ रहे थे। शिवा सब देखकर काफी इरिटेट फील कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह जो कुछ हो रहा था उसका कारण वह बने, मगर रोहन सर के फैसले के आगे झुका हुआ था, इसलिए ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। शिवी की शादी होनी है। इसी प्रकार ऋषभ धीरे धीरे बाहर जाते जाते कुर्सी टेबल को लात मारता हुआ बाहर निकल गया। सर ने दोनों को आशीर्वाद दिया। दोनों के आशीर्वाद लेने के बाद जो भी जिनमें महिलाएं थी, उसकी कुछ काजन और एक छोटी बच्ची अंजलि, इस सब घटनाओं से बहुत ही अद्भुत फील कर रही थी। अंजलि देख पा रही थी कि जिस इंसान ने उसे सबसे फेवरेट चीज टॉकिंग गुड़िया लाकर दी थी, उसकी शादी उसकी बहन से हो रही थी, बड़ी बहन से। वह इस बात से बहुत खुश थी। वह जानती थी कि आगे शिवा जीजू उससे और भी कई सारे गिफ्ट दे सकते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और जैसे ही शादी का कार्यक्रम हुआ, उछलकर शिवा के गोद में चली गई। इस घटना के बाद के लिए ये बहुत ही खुशी का पल था जब वह छोटी सी बच्ची उसकी गोद में आकर बैठ गई। बोला, मैं आपके लिए और गिफ्ट लाकर दूंगा। जैसे ही अंजलि ने उसकी यह बात सुनी, वो बहुत खुश हो गई और हवा में हाथ उठाकर बोली, ए और शिवा ने उसे नीचे उतार दिया। सभी लोगों ने शिवा और शिवी को एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद वह लोग वहां से चले गए। एक कमरे में आने के बाद शिवा और शिवी कुछ देर तो दूसरे को देखते रहे। वो नहीं सोच पा रही थी कि अब क्या करें। इतने में ही शिवा ने शिवी को बिठाते हुए कहा कि हमारी शादी एक समझौता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें समझौते के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करो, मगर मैं तुम्हारे पिताजी को दिए वादे से बंधा हूँ, इसलिए जब तक तुम चाहोगी मैं अपना पूरा फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। तुम जब चाहोगी इस बंधन से आज़ाद होना, मैं तुम्हें उसी वक्त इस बंधन से आज़ाद कर दूंगा। हम दुनिया की नज़र में जरूर शादीशुदा होंगे, मगर हम कभी एक नहीं होंगे। इसका कारण ये भी है कि मैं और मेरा अतीत मुझे ऐसा करने के लिए इजाज़त नहीं देगा। मैं रश्मि तिवारी नाम की एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर किसी वजह से हम लोग बिछड़ गए। आज इन घटनाओं को 7 से 10 साल हो चुके हैं। मैं आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि प्यार में यदि हार मिले तो इंसान पर क्या बीतती है। मैं जानता हूं कि तुम सर से बहुत प्यार करती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रकार के बंधन में रहो। तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कर दूंगा, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही रोने की ज़रूरत है। इतना कहकर शिवा एक तकिया उठाकर और एक चद्दर लेकर सामने सोफे पर जाकर लेट गया। शिवी ने शिवा के लिए जैसा उसने विचार रखा था कि शिवा ऐसा आदमी था जिसे कपड़े पहनने का सेंस नहीं था, लेकिन अचानक उसने जो बात कही थी उस बात में बहुत ज़्यादा गहराई थी। शिवा की बात सुनकर शिवी कहीं ना कहीं शिवा के लिए आदर भाव रखने लगी थी। उसने देखा कि शिवा जाकर सोफे पर सो गया तो उसने भी अपने आंसू पोंछकर बिस्तर में लेट गई। दूसरे दिन सुबह हुआ और उन्हें दूसरे दिन शाम को 4 बजे के बाद से मुंबई के लिए निकलना था और दिन भर के सभी प्रकार की जो भी पैकिंग होने के बाद सभी सामानों के साथ 4 बजे शिवा और उसके परिवार रोहन सर सभी एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट जाने के बाद एयरपोर्ट के अंदर सभी लोग को परमिशन नहीं दिया जाता है, केवल शिवा और शिवी अंदर की ओर जाने लगे। रोहन सर साथ में थे। इतना सब हो रहा था तो वहां बैठे कुछ लड़कों ने उस जोड़े को देखा। शिवी एक जीन्स सलवार सूट और एक लेदर का जैकेट पहनी हुई थी, सर पर मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां थी और चेहरे की चमक बता रही थी कि अभी अभी इस लड़की की शादी हुई है। यही हाल शिवा का था, मगर शिवा का गेट अप देखकर वहां आसपास जो लड़के बैठे थे वह हंसने लग गए। एक ने कहा, कहाँ से लंगूर को हूर मिल गया भाई, ये तो कोई गांव का देहाती लग रहा है। उन्होंने ऐसा कहा, ऐसे इस कपल को तो कुछ दिन में ही टूट जाना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हुए हैं। ये किस प्रकार का आदमी है, ये ऐसे लड़के से शादी कर सकती है? अरे हम जैसे लोग मर गए थे क्या?
हमें बोल देती, मैं तुमसे शादी कर लेता, इस गवार से शादी करने की क्या जरूरत है। इससे इतना कहकर जैसे ही वे लड़के हंसने लगे, शिवी ने एक जोरदार तमाचा लगाकर कहा, माइंड योर लैंग्वेज, मैं किससे शादी करती हूँ ये तुम्हारा मैटर नहीं है। इतना कहकर शिवी वापस लौट गई। जैसे शिवी वापस लौट आई, जो लड़का उठकर शिवी की ओर आने लगा, तब तक शिवी शिवा के पास लगभग आ चुकी थी। वह लड़का आकर पीछे से शिवी को एक फ्लावर पॉट से मारना चाह रहा था। शिवा ने एक हाथ से शिवी को खींचकर घुमा दिया, उसके दाहिने हाथ को पकड़कर उस लड़के को शिवी के हाथ से ही इतनी जोर का तमाचा लगाया कि वह लड़का हवा में घूमकर जमीन पर गिर गया। ये तमाचा इतना जोरदार था कि कुछ देर के लिए उस लड़के को होश तक नहीं आया। शिवी ने जब ये देखा कि वह लड़का उसे मारने आ रहा था और शिवी ने गलती से उस लड़के को मार दिया था, तो वह कुछ देर के लिए शॉक हो गई। थप्पड़ इतना तेज था कि लड़का नीचे गिर गया, मगर तभी उसे ख्याल आया कि शिवा ने शिवी को अपनी ओर खींचा था। कुछ सेकंड में शिवा की ताकत को वह महसूस कर सकती थी। उसने देखा कि शिवा ने कैसे कुछ ही पलों में उसे खींचकर घुमा दिया था और उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उस लड़के को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं शिवी को ये बात समझ में आ गई थी। शिवी ने एक बार उस पड़े हुए लड़के को देखा और एक बार शिवा को देखा, मगर शिवी ने कुछ ना कहते हुए शिवा के साथ की बढ़ गई। वह ये समझ पा रही थी कि यह आदमी जो बिल्कुल साधारण सा है, इसमें कुछ तो बात है जो मेरे पापा ने देखी होगी, वरना अपनी जान से भी ज्यादा प्यार जिस लड़की से वह करते थे, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में कैसे छोड़ सकते हैं। यूं ही अपनी फूल सी बेटी को किसी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं दे सकते थे जिस पर वह भरोसा नहीं करते हो। मगर अब शिवी की शादी हो चुकी थी और उसे हर हाल में शिवा के साथ जाना था। इन परिस्थितियों को देखते हुए दोनों अपनी टिकट लेकर अपनी प्लेन की ओर जाने लगे और कुछ समय में एक प्लेन वहां से टेक ऑफ करता है और कुछ घंटों के अंतराल के बाद वह मुंबई एयरपोर्ट कुर्ला लैंड होता है। उतरने के बाद शिवा और शिवी बाहर आते हैं। अब बाहर आने के बाद एक टैक्सी पकड़कर अपनी घर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि शिवा जानता था कि अब वह धारावी की झोपड़पट्टी में नहीं रह सकता था। इसलिए उसने अपने पीए जय त्रिवेदी, जो कि उसका असिस्टेंट था, उसे ऑर्डर दिया था कि जय मेरे लिए घर का इंतजाम करो तुरंत। जैसे ही शिवा का आदेश हैदराबाद से जय ने पा लिया था, उसने तुरंत अंधेरी वेस्ट में वीरा देसाई मार्ग पर एक घर खरीद लिया था। उस घर की कीमत 10 करोड़ थी। जैसे ही शिवा ने उसे फ़ोन किया, उसने वहां का एड्रेस दे दिया और शिवा शिवी के साथ उस एड्रेस पर चला गया। शिवा उस एड्रेस पर पहुंचा। वहां पर जो पहरेदार थे उन्होंने शिवा से आईडी के लिए कह दिया। शिवा ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया। वे लोग समझ गए कि यह इस घर के नए मालिक हैं। अरे भाई, ये तो हमारे नए मालिक हैं। और उन्होंने पूरे स्वागत करते हुए शिवा और शिवी को अंदर जाने के लिए रास्ता दे दिया। शिवी को जब शिवा का घर दिखा तो वह पूरी तरह से हैरत में थी। वह देख रही थी कि यह बंगला तो बहुत ही आलीशान था, इतना कि ऋषभ अरोड़ा के घर से भी ज्यादा। वाव, शिवी बोली। घर ऋषभ अरोड़ा के घर से कहीं ज्यादा आलीशान था। ऋषभ अरोड़ा का घर एक हैदराबाद के एक छोटे से शहर में सबसे बड़ा घर था, जिसकी कीमत सिर्फ 80 लाख रुपए थे, मगर वह इस घर से काफी छोटा था। जैसे ही शिवी उस घर के अंदर गई, उसकी हर स्टेप उसकी आश्चर्य को बढ़ा रहे थे। घर की हर प्रकार की डेकोरेशन, चाहे वह डोर हो चाहे दीवार हो, यह उस घर में दिखाई दे रहे थे। टाइल्स। कुछ पल के लिए तो उसने सोचा कि वह कितनी लकी है, मगर जैसे ही उसे याद आया कि वह ऋषभ अरोड़ा की नहीं, शिवा की पत्नी है, उसे सब बेकार लगने लगा। शिवी मन ही मन सोच रही थी कि जब तक पिताजी इस दुनिया में है, मैं शिवा से पति पत्नी का रिश्ता निभाने वाली हूँ और अपनी पत्नी धर्म को पूरी तरह से निभाना चाहती हूँ। मगर जैसे ही अगर मेरे पिताजी को किसी प्रकार कुछ हो जाता है, तो उसके बाद मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। मतलब वह शिवा से शादी के बंधन से हमेशा आज़ाद होने वाली थी। इसलिए उसने शिवा से कहा कि मुझे अपना कमरा दिखा दो। शिवा ने उसे उसका कमरा दिखा दिया और खुद अपना सामान दूसरे कमरे के बेड पर लाकर पटक दिया। यह एक हफ्ते का टॉर्चर शिवा के लिए बहुत ही इम्बैलेंसिंग था, मगर शिवा इसे झेल गया था। शिवा ने कुछ ना सोचते हुए वैसे जाकर शावर लिया।
शावर लेने के बाद अपने बिस्तर पर आकर सो गया। उधर शिवी ने भी कुछ ऐसा ही किया। वह जाकर नहाने के बाद अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। लेटने के बाद वह मन ही मन सोचने लगी। अपने बिस्तर पर लेटने के बाद शिवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे ऋषभ का रोता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। शिवी को अचानक से याद आया कि उसने ऋषभ के साथ बहुत ही गलत किया था और मन ही मन सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए, और उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाकर ऋषभ को कॉल लगा दिया। ऋषभ ने जब देखा कि शिवी का कॉल आ रहा है, वो तुरंत उसका फ़ोन उठा लिया। शिवी ने उसे समझाया कि शिवा और उसकी शादी किन हालातों में हुई है। उसने अपने पिता के परिस्थिति के बारे में ऋषभ को सब साफ साफ बता दिया, और उसने ऋषभ को ये भी बता दिया कि वह रिश्ता शिवा से कब तक रखने वाली थी और वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को उसके किसी भी फैसले के कारण उसकी जिंदगी के इस कठिन परिस्थिति में किसी भी प्रकार का दुख पहुंचे, इसलिए उसने शिवा से शादी की थी। शिवी बोली, ऋषभ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, मगर मेरे पापा मेरी शादी शिवा से ही करना चाहते थे। यह मेरे पापा की समझो अंतिम इच्छा थी, इसलिए मुझे मानना पड़ा। शिवा से शादी करने के बाद जैसा शिवा ने उसे कहा था, उसने एक एक बात ऋषभ को बता दी और बताने के बाद अपना फोन कट कर दिया और एक राहत की सांस लेकर चेहरे में मुस्कान लेकर वह आंख बंद करके अपने बिस्तर पर सो गई। ऋषभ का भी यही हाल था। वह शिवी की याद में दर दर भटक कर शराब पिया जा रहा था। शराब पीकर जो मन में आए वह कर रहा था, मगर जैसे ही शिवी का कॉल उसने उठाया, उसे सारी परिस्थिति सामने में दिखाई देने लगी। और वह जो सोच रहा था कि शिवी ने उसे धोखा दिया है, ये ख्याल तुरंत उसके मन से निकल गया। और ऋषभ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। एक ही पल में उसकी दुनिया जो से छिन चुकी थी, वह उसे वापस मिल चुकी थी। ऋषभ यूं तो इतना अच्छा आदमी नहीं था, मगर फिर भी शिवी से प्यार करता था। अगली सुबह जब शिवा उठा और तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकला, उसने देखा कि शिवी पूरे घर पर छा चुकी थी। वह सारे नौकरों को जो मेड वहां पर थे, उन सभी को उनके हिसाब से उनका काम बता चुकी थी। किसे किस समय क्या करना है, वह सभी बातों को बताकर किचन में अंदर चली गई। जब शिवा ने उसे किचन में जाते हुए देखा तो उसके पीछे पीछे वह भी किचन की ओर चला गया। जब शिवा ने देखा कि शिवी उसके लिए नाश्ता बना रही थी, एक पल के लिए शिवा को बहुत ही खुशी लगी। वह ये सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि जिस लड़की को वह जानता भी नहीं था, कुछ समय पहले तक वो लड़की उसके लिए नाश्ता बना रही है। ये सोचते हुए वह वापस आकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया और पेपर उठाकर कुछ न्यूज़ पढ़ने लगा। उतने ही समय में त्रिवेदी, जो कि उसका असिस्टेंट था, उसका फ़ोन आया। सर, वी हैव अ मिशन, उसने कहा। शिवा ने जवाब दिया और उसने कहा कि मैं 10 बजे तुम्हें कॉल करता हूँ, और ऐसा कहकर उसने जय का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इतने में ही कुछ मेड शिवा का नाश्ता लेकर उसके टेबल के ऊपर रख दिया। उसने देखा कि शिवी, जो कि पहले से अच्छा महसूस कर रही थी, और उसके चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं था। शिवा एक ही पल में ये समझ चुका था कि शिवी और ऋषभ के बीच कॉल में बात हो चुकी है, पर उसने किसी प्रकार का सवाल नहीं किया और शिवी को कहा कि आ जाओ, हम साथ में नाश्ता करते हैं। शिवी ने उसे देखा और पास में आकर बैठ गई। शिवी बैठी तो दोनों का नाश्ता वहां पर था और दोनों चाय और ब्रेड की शिप लेने लगे। शिवी ने जब शिवा को देखा, उस वक्त शिवा ने एक मोटा सा भद्दा सा चश्मा जो पहनता था उसे नहीं पहना था। वह देख पा रही थी कि शिवा एक अच्छा दिखने वाला लड़का था, बल्कि एक मैच्योर व्यक्ति दिखाई दे रहा था। अभी 2 दिन पहले ही जब शिवी शिवा से मिली थी, वह संजू को देखकर घिन भरी नजरों से देखती थी, मगर अभी आज उसके साथ बैठकर वह एक ही टेबल पर नाश्ता कर रही थी। समय कितना बदल चुका था, मगर अब शिवा को देखकर शिवी के मन में रिस्पेक्ट जाग चुकी थी और उसने शिवा को कहा कि आप क्या काम करते हैं अंडरस्को। शिवा ने जवाब दिया कि मैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का छोटा सा बिजनेस करता हूँ। शिवी ने उसे कहा कि वेरी गुड, मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफी बेहतर हो। मैं तो सोची थी कि तुम मुझे गांव में रहने वाले किसी झोपड़पट्टी में मुझे लेकर जाओगे, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे घर में रहते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना अच्छा काम भी करते हो। सच। शिवा ने उसकी बातें सुनकर हंसते हुए कहा। शिवी ने हाँ मैं उसका जवाब दे दिया और शिवा अपना नाश्ता खत्म करके जाने लगा।
उसे मिशन पर जाना था। उस मिशन पर जाने के लिए निकला और उसने जैसे ही फोन पर बात की, जय मुझे वीटी स्टेशन के बाहर मिलो। जय ने उसे हाँ में जवाब दिया और दोनों कुछ ही समय में वीटी स्टेशन के बाहर मिले। वीटी स्टेशन से कुछ दूरी पर एक रेस्टोरेंट था, उसमें बैठकर दोनों आपस में डिस्कस करने लगे। जय ने उसे बताया कि एक अंडरवर्ल्ड माफिया हीरो की स्मगलिंग करने यहाँ आया है और होटल ओबरॉय के 307 नंबर कमरे में ठहरा हुआ है। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है और पकड़कर इंडियन एसोसिएट को सौंप देना है। मगर हम उसे ओबरॉय होटल के अंदर जाकर नहीं पकड़ सकते क्योंकि ओबरॉय होटल के अंदर सिक्योरिटी कैमरा और उसके बॉडीगार्ड्स और कई प्रकार की सिक्योरिटी लगे होंगे। इतना सुनकर शिवा ने कहा कि ठीक है, आज दिन भर पूरी खबर लेकर जैसे ही तुम्हें सही जगह मिलता है उसे पकड़ने के लिए मुझे कॉल कर देना। जय ने उससे कहा ठीक है, मैं उस पर नजर रख लूंगा। इतना कहकर वहां से चला गया। शिवा का एक दोस्त जिसका नाम महादेव भंसाली था उसके घर की ओर जाने लगा और फोन लगाकर उसने महादेव भंसाली का एड्रेस पूछा और महादेव भंसाली ने जो एड्रेस बताया शिवा उस एड्रेस पर पहुंच गया। महादेव भंसाली मुंबई का नामचीन बिजनेसमैन था और उसके दोस्त कुछ अलग ही प्रकार के होते थे, मगर शिवा उन सब में बहुत ही विशेष था। शिवा से वह कॉलेज से ही मिला था। महादेव ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू दोबारा मुझसे मिलने आएगा। मजा तो आ गया, थैंक यू। इतना कहकर महादेव भंसाली ने संजू को खींचते हुए लगभग घर के अंदर ले गया। बैठकर बातें करने लगे। शिवा ने अपनी शादी के बारे में और शिवी के बारे में सब कुछ बताया। भंसाली बोला बहुत अच्छा, फिर तो पार्टी बनती है, पार्टी करेंगे आज, कुछ अच्छे जगह पर अच्छा ड्रिंक पिएंगे। इतना बोलकर महादेव और शिवा वहां से उठे और घर से बाहर आकर जाने लगे। महादेव भंसाली अपनी कार में बैठा और शिवा भी उसके कार में बैठ गया और उस बिल्डिंग के पार्किंग से दोनों बाहर निकल गए। कुछ ही देर में दोनों एक बड़े बियर बार में पहुंचे। बियर बार में उसने जॉनी वॉकर ऑर्डर कर दिया। वेटर उनको पैक बना कर देने लगा और वह कुछ नॉनवेज के साथ पैक बनाकर पीने लगे। महादेव भंसाली जैसे ही एक के बाद एक सिप पीने लगा उसके चेहरे की रंगत कम होने लगी। उसने अचानक शिवा की तरफ देखते हुए कहा, यार शिवा, मेरा बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है। कुछ अंडरवर्ल्ड के खूंखार लोग, डॉन लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, जिनमें रॉकी दादा, छोटा खान और अलाउद्दीन मोहम्मद है। ये लोग मुझे पूरी तरह से बिजनेस में बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझसे फिरौती की मांग कर रहे हैं। इन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानता तो वह मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देंगे। महादेव भंसाली की पत्नी थी मोहनी भंसाली, जिसे शिवा अपने कॉलेज के दिनों से जानता था और मोहनी को अपनी बहन की तरह मानता था। जब महादेव भंसाली की बात शिवा ने सुना तो शिवा ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम उन लोग की डिटेल दे दो, मैं उनको समझा दूंगा और आगे से वह तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इतना कहकर शिवा ने अपना पैक वहीं छोड़ दिया और महादेव भंसाली से डिटेल लेकर वहां से बाहर निकल गया। इतने में ही जैसे बाहर निकला उसको जय त्रिवेदी का फोन आया। त्रिवेदी ने बताया कि वो अंडरवर्ल्ड स्मगलर ओबरॉय होटल से निकलकर गेटवे ऑफ इंडिया की ओर आया है। इतना सुनते ही शिवा, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से ज्यादा दूर नहीं था, जब उसने कॉल किया और पूछा कि तुम कहाँ हो, जय ने बताया कि मैं ताज होटल के सामने खड़ा होकर उस व्यक्ति को देख रहा हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करके शिवा तुरंत वहां पहुंच गया। उसने देखा कि जय वह आदमी जिसे देख रहा था गेट ऑफ इंडिया के सामने खड़ा था। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड थे, कुछ खतरनाक लोग भी थे। शिवा ने कहा चल, और दोनों उस ओर जाने लगे। शिवा ने अपना हाथ निकाला और जय को इशारा किया है। जय ने उसके इशारे को समझते हुए एक माउसर और कुछ गोलियां जो कि मैगजीन में रखी हुई थी उसे दे दिया। शिवा ने उसे अपने पॉकेट में डाला हुआ था और एक जीन्स में अपने बेक साइड पर खोंच दिया और एक सामने राइट साइड में एक माउसर उसने दबा दिया और हाथ में एक धारदार हथियार जो कि चाकू के समान था हाथ की जैकेट के आस्तीन के अंदर घुसा लिया और वहां जाने लगा। जैसे वह उस आदमी के पास पहुंचा, उस आदमी ने जब ये देखा कि ये दोनों बिना किसी डर के उसकी ओर आ रहे हैं, वो समझ गया कि
यह मुझे नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। इतने में ही उसके बॉडीगार्ड्स और जो लोग उसके साथ थे शिवा और जय पर कूद पड़े, मगर इससे पहले कि उनमें से कोई भी किसी प्रकार की हरकत करता, शिवा ने अपने हाथ में रखा हुआ चाकू निकालकर बारी बारी उन लोगों के हाथ पैर गले सीने में घुसेड़ दिया। इससे पहले आदमी जो भी सब देख रहा था कुछ कर पाता, शिवा ने उसे दबोच लिया। दबोच कर तुरंत जो टैक्सी की हुई थी वह तुरंत आकर खड़ी हुई और उसे गाड़ी में भरकर ले गए। गाड़ी में बैठते ही जय ने शिवा को एक इंजेक्शन दिया। शिवा ने इंजेक्शन उस आदमी के गले में घुसा दिया। इंजेक्शन के लगते ही वह आदमी बेहोश हो गया। शिवा ने देखा कि वह स्मगलर बेहोश हो गया है और आगे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। शिवा ने गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। गाड़ी रुकते ही शिवा उतरकर बाहर आ गया। जय गाड़ी का दरवाजा बंद करके उसे हेडक्वार्टर की ओर ले गया। शिवा वहां से उतरकर उसके घर की ओर वापस जाने लगा, मगर उसने रास्ते में ध्यान दिया कि उसके होंठ में उस धारदार हथियार जिससे उसने उस स्मगलर के लोगों को मारा था उससे चोट लग गई है। पर शिवा ने रुमाल से अपना होंठ बांध लिया। शिवी ने जैसे ही शिवा को देखी पूछी, अरे ये क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, इतना कहकर शिवा तुरंत अपने बाथरूम में घुस गया। अंदर जाकर उसने अपने कपड़े उतारे और अपने घाव को साफ करने लगा। कुछ ही पलों में बाथरूम का पूरा फर्श खून से सना हुआ दिखाई दे रहा था। शिवा ने अपने घाव साफ करके उस पर कुछ मरहम लगाया और उसमें एक पट्टी जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखी हुई थी उसे लपेटकर उस पर अपनी कमीज पहन लिया और फिर से अपने शरीर पर पुराना शर्ट डाला और एक मोटा सा चश्मा पहनकर बाहर आ गया। जब शिवी ने उसे देखा कि शिवा एकदम नॉर्मल बाहर आ गया तो उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे आए? शिवा ने जवाब दिया कि एक्सीडेंट हो गया था। इतना कहकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लग गया। शिवी ने कहा कि कैसे एक्सीडेंट हुआ? शिवा ने कहा, एक बाइक से टकरा गया और मैं जाकर लोहे की बाड़ी में गिर गया जिसकी वजह से मेरे हाथ में चोट लग गई। शिवी ये जानती थी कि शिवा इतना साधारण सा व्यक्ति है कि अगर उसे कोई साइकिल भी टक्कर मार दे तो वह दूर जाकर गिर जाएगा। उसकी बात सुनकर शिवी ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। संजू ने हाँ में जवाब दे दिया और दोनों पास में बैठकर खाना खाने लगे। यही दिनचर्या चलने लगी। शिवी रोज शाम को अपने हाथों से खाना बनाती थी। शिवा जानता था कि जब तक वह नहीं खाएगा तब तक शिवी खाना नहीं खाएगी। शिवा इस टाइम को बहुत ध्यान रखता था और जहां कहीं भी रहता अपने काम को पूरा करने के बाद वापस आ जाता और ऐसे ही कई महीने गुजर गए। लगभग 6 से 7 महीने गुजर गए। शिवी एक घरेलू वाइफ की तरह शिवा के घर का ख्याल रखती, नौकरों को ऑर्डर जमाती और यहाँ तक कभी कभी शिवा को भी आदेश करती है कि शिवा जी टाइम से घर आ जाया करो, टाइम से खाना खा लिया करो, टाइम से सो जाया करो, अपने जूतों को अपने जगह पर रखो, कपड़ों को साफ पहनो। बहुत सारी बातें शिवी शिवा को ऑर्डर करते रहती। शिवा को इस बात से बहुत मजा आता था और उसकी बात सुनकर शिवा एक पल के लिए सोचता था कि वह जहां भी जाता है अच्छे अच्छे लोग उससे उसके नाम से दहशत खाते हैं। उसका नाम जो कि संजय आर्या निधान बहुत ही पावरफुल नाम था। उसके नाम से ही अच्छे अच्छे लोग अपनी पेंट गीली कर देते थे और एक लड़की के सामने उसकी हर बात पर सर झुकाकर उसका आदेश का पालन करता था। उसे खुद पर ताज्जुब होता था और क्या कर रहा है। कुछ महीने और ऐसे ही गुजर जाते हैं और शिवा को ये खबर मिलती है कि रोहन सर की डेथ हो चुकी है। शिवा को जैसे ही यह खबर मिली है वह डर जाता है। उसे अगले पल अपनी बसी हुई दुनिया बिखरती नजर आने लगती है। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि जैसे ही शिवी को पता चलेगा कि उसके पिताजी की मौत हो गई है, ये खबर के साथ ही अगले ही दिन वह इस घर से चली जाएगी और शायद उसकी जिंदगी से भी चली जाएगी। यह डर शायद उसे जिंदगी भर सोने नहीं दे सकता था। मगर जो कि शिवी रोहन सर की बेटी थी उसे यह बात बताना जरूरी था। शिवी ने जब देखा कि शिवा जो कि सोफे पर बैठा हुआ है उस कॉल को रिसीव करने के बाद काफी उदास हो रहा था, शिवी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप मुझे बताइए। शिवा ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बात बताऊंगा। शिवी ने कहा कि क्या हुआ। 10 महीने के अंतराल में शिवी खुलकर शिवा से बात करने लगी थी क्योंकि वह पहले से ही बेधड़क खुले मिजाज वाली लड़की थी और किसी से शर्माती घबराती नहीं थी। उसने शिवा से पूछा कि क्या बात है, बताइए। शिवा ने उससे कहा कि
मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ और इसके लिए तुम्हें वापस हैदराबाद जाना पड़ेगा, मगर मुझसे वादा करो कि तुम हैदराबाद जाकर मेरे साथ वापस आओगी। शिवा को ये डर घर कर गया था कि शिवी अगर हैदराबाद वापस जाएगी तो शायद इस बार वापस नहीं आएगी। शिवा को अकेले रहने की आदत लगभग खत्म हो चुकी थी। शिवा शिवी के घर में आवाज का आदी हो चुका था, उसके आदेशों का आदी हो चुका था, और शिवा को लग रहा था कि शायद अगर अगले कुछ पलों में उसे शिवी इस घर पर नहीं दिखाई देगी तो घर उसे शमशान की तरह लगने लगेगा। इसलिए उसने शिवी से यह वादा लिया। शिवी ने बिना सोचे समझे बोली, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हैदराबाद जाएगी और शिवा के साथ वापस आ जाएंगी। शिवा ने जब यह वादा सुना तो उसने कहा कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है, तुम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हें हैदराबाद के लिए निकलना है। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि हमारा अचानक हैदराबाद निकलना है। तभी उसे ख्याल आया कि मेरे पिता को कैंसर है लास्ट स्टेज पर। उसने कहा, क्या मेरे पापा? और इतना कहकर उसकी जुबान रुक गई। शिवा ने, जो कि कुछ आंसू की बूंदें उसकी आंखों पर थी, शिवी को ये जवाब दिया और हाँ में अपना सर हिला दिया। शिवा का ये जवाब सुनकर शिवी टूट सी गई, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कुछ ही पलों में ऐसा लगा कि शिवी के आंसू से पूरे फर्श गीले होने लगे, उसके कपड़े उसकी आंखों के आंसू से भीगने लगे। शिवा ने जब देखा कि शिवी इतनी ज्यादा दुखी है तो उसे दोनों हाथों से शिवी के गालों को थाम लिया। थामने के बाद उसने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और इतना कहकर शिवा ने शिवी को गले लगा लिया। शिवी रोने लगी और शिवा को कसकर गले लगा ली थी, मगर कुछ ही पलों में शिवी शिवा से अलग हुई और अपने कमरे में भागते हुए अपने कपड़े चेंज कर तुरंत बाहर आ गई। शिवा समझ गया था कि अब उसे यहाँ से जाना है। शिवा ने भी अपने कपड़े चेंज किए और तुरंत एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया। एयरपोर्ट में जाकर कुछ ही घंटों बाद हैदराबाद पहुँच गए शिवा और शिवी। जैसे ही हैदराबाद पहुंचकर उस कोठी, जो कि एक पुरानी हवेली थी, वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि काफी भीड़ लगी हुई थी। लोग बाहर से उस घर में आए हुए थे, बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे, मगर शिवा और शिवी उस भीड़ को चीरते हुए घर के बीचों बीच आंगन की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही शिवी आंगन में पहुंची, उसने देखा कि उसके पिता का पार्थिव शरीर आंगन में रखा हुआ था। शरीर को कफन से ढका होने की वजह से उसके पिता का चेहरा नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह अपने पिता के पास आई, अपने घुटनों के बल बैठ गई। बैठकर जैसे ही वह अपने पिता रोहन का चेहरा देखी, वह बिलख बिलख कर रोने लगी और कहने लगी, आखिर आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे इतने नाराज होंगे, कि आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। और इतना बोलकर वह बिलख बिलख कर रोहन सर को देखकर रोने लगी। उसके पिता के बारे में उसके घर के लोग बताते हुए शिवी को कह रहे थे कि रोहन को मरने से पहले किसी भी बात का दुख नहीं था। वह मरते समय ऐसे खुश थे जैसे उन्होंने दुनिया के सारे काम को पूरा कर लिया था। उनका कोई भी काम नहीं रह गया था। कोई भी इंसान आज तक हमने इतनी खुशी के साथ मरते हुए नहीं देखा है। उसके परिवार वालों ने शिवी को बताया कि रोहन जाते जाते सिर्फ यही कह रहे थे कि मैंने अपनी बेटी को एक सही हाथ में छोड़ा है और मुझे मरने का अब किसी भी प्रकार से गम नहीं है। मैं जाऊंगा, मगर मैं मरने से पहले अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरे गम में रोए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का गम हो। जैसे ही शिवी ने सुना, वो और फूट फूट कर रोने लगी और कह रही थी कि पापा, मुझे एक बार तो बुला सकते थे, मैं आपसे अंतिम बार ही सही एक बार मिल सकती थी। इतना कहकर शिवी और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया जा चुकी है। वो हताश भाव से रो रही थी। वो समझ पा रही थी कि उसके बाप के मरने के बाद अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था। वह अकेली पड़ गई थी। अचानक ही उसे यह अकेलापन सहा नहीं जा रहा था। शिवा ने जैसे ही शिवी को इस तरह रोते देखा, शिवा उसके पास आकर अपने घुटने में बैठ गया और घुटनों में बैठकर उसने अपना दाहिना हाथ शिवी के सर पर रख दिया और न जाने कैसे उसके मुंह से यह बात निकल गई कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। शिवी ने जैसे ही यह बात सुनी, उसने अपनी आंखें जो आंसुओं से डबडबाई हुई थी पलटकर संजू को देखी। उसे एक पल में रोहन अपने पिता की कही गई बात याद आने लगी कि
मैं तुम्हें ऐसे हाथ में सौंप कर जाऊंगा जो मेरे बाद तुम्हारा ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखेगा, अच्छी तरह से रखेगा। शिवी को जैसे ही यह बात याद आई वह शिवा की तरफ देखकर रो रही थी। उसे अपने पिता पर बहुत ही गर्व हो रहा था। वह अपने पिता के फ्यूचर प्लान से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी अब तक, मगर वह जान चुकी थी कि उसके पिता ने एक बहुत ही अच्छी उसकी जिंदगी के लिए प्लानिंग पहले ही कर दिया था। उसे एक पल में ही ऐसा लगा कि जैसे उसके पिता ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, वह अपनी मौत के बाद भी शिवा के रूप में उसके साथ हर कदम पर कदम मिलाकर खड़े थे। जैसे ही शिवी ने यह बात अपने मन में सोची, वह रोती आंखों से शिवा को देखने लगी। अचानक शिवा के लिए उसके मन में आदर और सम्मान के भाव जागने लगे। शिवा जो कि उसे देख रहा था और शिवी रोते हुए उसे देख रही थी, उसने रोते हुए आंखों से अपने सर को अपने पिता के सीने पर रख दिया, मगर उसकी नज़रें सिर्फ शिवा को ही देखे जा रही थी। वह समझ पा रही थी कि उसके पिता ने उसके लिए शिवा को चुना था और शिवा वैसा ही आदमी था जो कि शिवी को सारी जिंदगी साथ देने वाला था। शिवा ने शिवी को संभाला और उसके पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगा। अंतिम संस्कार करने के बाद शिवा और उसके परिवार वापस घर लौटे। शिवी अभी भी अपने पिता के गम में रो रही थी। शिवा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया, उसके आंसू पोंछे और उसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो तुम्हारे पिता ने चाहा था, और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो भी सपने देखे थे मैं उसे पूरा करूंगा। इतना कहकर शिवा ने शिवी को कमरे में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बाहर आ गया। बाहर से कुछ खाने का सामान, खाने का भोजन लेकर वह रूम में वापस आया और शिवी को कहा कि कुछ खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। शाम को 9 बजे बज चुके थे। शिवी जब नहीं खा रही थी तो शिवा ने अपने हाथों से उसे भोजन खिलाने लगा और खाना खिलाने के बाद शिवा उसे वही बिस्तर पर सुला दिया और उसे बिस्तर पर सुलाने के बाद उसे कंबल अच्छे से उड़ा दिया। शिवी को सुलाने के बाद शिवा सामने रखी सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह जब शिवा की आंखें खुली, शिवी अभी भी बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। शिवा ने उसे दिलासा दिया और उसके आंसू पोंछकर कहा कि हमें वापस मुंबई जाना है, तुम तैयार हो जाओ। शिवा जैसे ही बाहर गया, शिवी धीरे से उठी और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर वह रो रही थी, मगर तैयार होकर बाथरूम से बाहर आ गई और तैयार होकर हवेली के बीच में जो हाल था वहां आकर खड़ी हो गई। शिवा ने शिवी का हाथ थामा और उसे हवेली से बाहर ले आया। पहले से ही उस हाल में अपनी तैयारी किए हुए था। शिवा एक घंटे से वहां खड़ा था। शिवा और शिवी दोनों ने ही अपने चाचा चाची, अंजलि और सभी भाई बहन से बाय कहा कहने के बाद वापस एयरपोर्ट की तरफ चले गए। एयरपोर्ट पहुंचकर वे लोग मुंबई की फ्लाइट में बैठ गए। मुंबई की फ्लाइट में बैठे हुए शिवी अपने पापा की याद करते हुए सो गई, मगर सोने के बाद उसे पता ही नहीं चला कि कब वह शिवा के कंधों पर अपना सर रखकर सो रही थी। शिवा ने जब देखा कि शिवी उसके कंधों पर सर रखकर सो रही है, शिवा को ऐसा लगा कि सारी दुनिया उसके आसपास चारों तरफ घूम रही है, और शिवा ने एक हाथ से शिवी के गाल पर जो उसके बाल उड़ रहे थे उन बालों को हटाते हुए शिवी के कानों पर खोंच दिया। कुछ ही समय में वह लोग मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद शिवी और शिवा एयरपोर्ट से बाहर आए और अपने घर की ओर चले गए। शिवा ने फिर से घर पहुंचकर शिवी के लिए खाना मंगवाया और उसे खाने के लिए कहने लगा, तो फिर उसने देखा कि शिवी खाना नहीं खा रही थी। तो शिवा ने अपने हाथों से शिवी को खाना खिला दिया और खाना खिलाने के बाद शिवी को अपने कमरे में छोड़कर वह अपने कमरे के अंदर चला गया और जाकर बिस्तर में सो गया। मगर उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे शिवी का ख्याल अभी आ रहा था। शिवी को अपने दुख पर काबू खुद ही पाना था कि शिवा चाहकर भी उसे उन दुखों से बाहर नहीं कर सकता था। मगर सिर्फ शिवा अपनी कोशिश कर सकता था और धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए। बीतने के बाद जैसे ही शिवी नॉर्मल होने लगी, शिवा ने देखा कि उस पर उसके चेहरे पर फिर से हल्की सी मुस्कान आ रही थी। वह आज सफेद कलर की साड़ी पहनकर घर पर चहलकदमी कर रही थी। जब शिवा ने देखा कि शिवी का मूड कुछ ठीक है तो उसने कहा कि चलो हम मंदिर जाएंगे। इतना कहकर वह तैयार होने के लिए कमरे में चला गया। जैसे ही कमरे से बाहर आया, शिवी पहले से ही तैयार खड़ी थी। शिवा ने वैसा ही झोलतू सा अपना गेटअप रखा था, मगर शिवी ने पीले रंग के पंजाबी देसी पहनी थी और एकदम परी लग रही थी। वे लोग अपनी कार में बैठकर मंदिर की ओर जाने लगे।
मंदिर घर के पास से कुछ दूर राधा कृष्ण मंदिर था। उस मंदिर पर जाकर उन्होंने आरती की, कुछ फूल चढ़ाए हैं और मंदिर के बाहर गरीबों को प्रसाद बांटे। प्रसाद बांटने के बाद वह लोग वापस आ गए। शिवी अब अच्छा महसूस करने लगी थी। वह मन ही मन संजू को अपनाने लगी थी, मन ही मन शिवा के पास बैठने लगी थी। वह शिवा से इन 11 महीनों में काफ़ी घुल मिल चुकी थी। वह जानती थी कि शिवा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। हो सकता है कि शिवा अच्छा ना दिखता हो, अच्छे कपड़े ना पहनता हो, उसके भद्दे से चश्मे उसके चेहरे पर सूट ना करते हो, मगर फिर भी वह मन ही मन शिवा को अपने पति के रूप में देखने लगी थी। और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में वह दोनों पति पत्नी की जिंदगी में आगे बढ़ जाने वाले थे। मगर ऐसा बोलने की हिम्मत ना शिवी में थी और ना खुद शिवा में। शिवी अब अपने हाथों से शिवा के लिए सुबह दोपहर शाम का खाना बनाती थी और शिवा चाहे कहीं भी रहता वह खाने के टाइम पर घर आ जाता था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब तक वह खाना नहीं खाएगा शिवी वैसे ही बैठकर उसका इंतजार करते रहेगी। और वह शिवी को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाना चाहता था, इसलिए हमेशा समय पर आकर खाने की टेबल पर बैठ जाता था और दोनों साथ में ही शाम का सुबह का नाश्ता और खाना किया करते थे। उन लोगों के बीच से बिना कुछ बोले एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे। वो एक दूसरे से कुछ बातों पर हंसी मजाक भी करने लगे थे। वो साथ में बैठकर ड्राइंग रूम में टीवी भी देखने लगे थे। कुछ चीजें जो शिवी को पसंद थी वह शिवा देखा करता था। अब कुछ चीजें जो शिवा को पसंद थी वह शिवी देखा करती थी। शिवी ने देखा कि शिवा ज्यादातर आर्मी से रिलेटेड चीजें ही टीवी पर देखा करता था। उसके अलावा उसे किसी भी प्रकार के टीवी टेलीविजन पर शो देखने का मन नहीं करता था, इसलिए शिवी को भी अब आर्मी से रिलेटेड चीजें देखने की आदत पड़ने लगी थी। वह मन ही मन संजू को कहना चाहती थी कि वह उसको पसंद करने लगी है, मगर शिवी कह पाती इतनी हिम्मत नहीं थी। और ऐसे ही समय बीत गया। शनिवार की रात थी, शिवा बाहर गया था। शिवी चाहती थी कि अब वे दोनों पति पत्नी के रिश्ते में आगे बढ़ जाए और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जिए। शिवी यह समझ सकती थी कि उसके पिता के जाने बाद इस दुनिया में शिवा ही था जो उसका इकलौता सहारा बन गया था। वह शिवा के साथ खुश थी, हर प्रकार के हंसी मजाक करती थी, बातें करती थी और संजू को कुछ बातों में चीड़ा भी देती थी। वह आपस में तकियों से ही कभी कभी मारपीट भी कर लिया करते थे, मगर अब इससे आगे क्या। जब शिवी ने सोचा तो उसे ख्याल आया कि वह दोनों पति पत्नी है और अब तक उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को सिर्फ बाहर बाहर से ही निभाया था, अभी उनका मिलना बाकी था। शिवी ने शनिवार की शाम तय कर ली थी कि शिवा को पूरी तरह से अपना लेगी और उसे नई जिंदगी की शुरुआत करने को कहेगी। उसे अपने मन की बात बता देगी कि वह शिवा से कितना प्यार करती है। बैठकर इंतजार कर रही थी दुल्हन के जोड़े में, पूरी तरह से सजकर सोफे पर बैठकर दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। उसे शर्म आ रही थी कि शिवा कभी भी उसके सामने आ सकता था और उसकी धड़कन अपने आप ही थी तेज होने लगी थी। उधर शिवा भंसाली के मदद करने के लिए बादरा के ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां सबू कुछ देखने में ही बहुत खतरनाक दिख रहा था। आसपास मीट की दुकान, गराज, झोपड़पट्टी और एक शौचालय। शिवा ने कहा, अलाउद्दीन मोहम्मद से मिलना है। इतना सुनते ही वहां के कुछ लोगों ने संजू को घेर लिया और उसे धमका कर पूछने लगे, कौन है बे तू और यो मिलना चाहता है? चला जा यहाँ से, वरना मार दिया जाएगा। मगर शिवा उनसे बिना डरे शांति से उनसे बात कर रहा था और कहा, जरूरी काम है, बिना मिले नहीं जाऊंगा, चाहे तुम लोग की मर्जी हो या न हो। वे लोग बेहद खतरनाक लग रहे थे। लग रहा था कि वो लोग कभी नहाते नहीं है। मगर अगले ही पल वे लोग शिवा पर हमला करने लगे। उनके हाथ में जो था हॉकी, रॉड, चेन, मीट काटने का हथियार, उनसे शिवा को मारने लगे। मगर एक भी हथियार शिवा को लगता उससे पहले ही शिवा ने एक ताकतवर फाइट सामने वाले के सीने पर मार दिया। वह शिवा के सामने ही घुटने के बल बैठ गया और उसकी पीठ जाकर जमीन से टकरा गई। उस इंसान को देखने में ही लग रहा था कि उसके पैरों की हड्डियां टूट चुकी है, उसके कंधे की हड्डी भी टूट चुकी हैं और वह इंसान किसी प्रकार की हरकत नहीं कर रहा था। डॉट डॉट उन लोगों के सामने आने के बाद शिवा सभी लोगों को मारते जा रहा था। उसका हर एक वार इतना खतरनाक था कि उसके पैर से छूते ही वो लोग दीवार से जाकर टकरा जाते, दीवार जैसे कांप जाती थी और वह जिन लोगों को हाथों से पंच मार रहा था उनकी हड्डियां बाहर तक टूटने की आवाज कर रही थी। वह मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वाले लोग को सांप सूंघ गया था।
कुछ ही समय में 20 से 25 लोग वहां पर दर्द से बिलखते हुए दिखाई दे रहे थे, जो लड़ाई के दौरान उन 15 लोग का साथ देने आ गए थे। शिवा ने एक आदमी का गला पकड़ा और कहा कि मुझे अलाउद्दीन मोहम्मद से मिलना है अभी। उसने दांत भींचते हुए कहा। इतना कहते ही उस आदमी ने उसे एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंडस्को भाई तुम्हें वहां मिलेंगे। शिवा ने उसे एक तरफ झटका देते हुए सीधा उस घर की ओर चला गया। उस घर में घुसते ही जैसे उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी पठानी कुर्ता पहने हुए, सर पर पठानी टोपी पहने हुए खड़ा था। उसे इस बात की भनक नहीं लगी थी कि पिछले 5 मिनट में बाहर क्या हुआ था। उसने जैसे संजू को देखा और कहा, क्यों बे, कौन है तू और क्या करने आया है? शिवा ने जवाब दिया कि तुमसे बात करने आया हूँ। उसने कहा कि किस बारे में? शिवा ने जवाब दिया कि मैं बोलूँगा और सिर्फ तुम सुनोगे, वो भी चुपचाप बैठकर। वह आदमी इतना सुनते ही दंग रह गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई आदमी उसके घर में ही घुसकर उसी से इस तरह की बातें कर सकता था। उसने कहा, लगता तू जीना नहीं चाहता कि तू जो भी है आ तो गया है लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। उसने कहा। इस बात पर शिवा ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ और वापस भी जाऊँगा और अगर चाहा तो तुझे भी लेकर जाऊँगा, मगर मैं इस वक्त तुझे लेने नहीं आया हूँ, मैं तुझे समझाने आया हूँ, वह भी बहुत प्यार से। जितना जल्दी तू समझ जाएगा उतना ही हम दोनों के लिए आसान हो जाएगा। मगर अलाउद्दीन ने उसकी बात नहीं मानी। अलाउद्दीन ने एक रॉड उठाकर शिवा पे हमला कर दिया। शिवा ने उसके रॉड के हमले को हाथ से रोका। अलाउद्दीन मोहम्मद ने जब देखा कि वह शिवा के ब्लॉक से रॉड मुड़ गया था और यू के आकार में मुड़ गया था, वह दहशत में आकर उसे देखता रहा। मगर अगले ही पल उसने शिवा पर लात मार दी। शिवा ने उसके लात को पकड़ते हुए अपने दाहिने पंच को सीधा उसके सीने के ऊपर मार दिया। शिवा का हाथ पड़ते ही अलाउद्दीन की आंखों पर अंधेरा छा चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहाँ पर है। उसे उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दी थी और वह वहीं पर बैठकर चिल्लाने लगा। शिवा जब आगे आया तो उसने अपने पैरों को अलाउद्दीन के ऊपर करते हुए उसके चेहरे के ऊपर लगाते हुए कहा कि आज के बाद तू भंसाली और भंसाली के परिवार से दूर रहेगा और अगर उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई तो मैं तुझे और तेरे अंडरवर्ल्ड पूरे खानदान को जड़ से मिटा दूंगा। इतना जैसे ही शिवा कह रहा था, छोटा खान एक कमरे से बाहर निकला और उसने एक तलवार से शिवा की दाहिनी हाथ पर वार कर दिया। क्योंकि शिवा तैयार नहीं था, तलवार उसके हाथ पर लग गई थी, मगर शिवा के हट जाने की वजह से तलवार उसके हाथों को छूकर निकल गई थी। शिवा ने अगले ही पल छोटा खान के हाथों को पकड़कर तलवार को हाथों से मोड़ दिया और छोटा खान के गले पर तलवार को लपेट दिया और लपेटने की वजह से छोटा खान की गले की नसें कट गई थी और छोटा खान उसी समय अपना दम तोड़ दिया। ये देखकर अलाउद्दीन मोहम्मद की जान हलक पर आ गई थी। उसने कहा, और भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि भंसाली आपका कोई कुछ खास लगता है या फिर भंसाली के पास आप जैसा कोई धारदार हथियार है। मैं आगे से भंसाली बल्कि मेरे गिरोह के कोई भी लोग भंसाली के आसपास भी नहीं पड़ेंगे। इतना कहकर वह शिवा के पैरों पर गिरकर अपनी नाक रगड़ने लगा, रोने लगा। पूरा कमरा खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। जो पठानी कुर्ता वह पहना हुआ था वह पूरी तरह से खून से सना हुआ था और शिवा ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ आज। इतना बोलकर शिवा वहां से निकल गया, मगर उसके हाथ पर चोट लगी थी। उसने एक कपड़ा वहां से उठाया जो कि अलाउद्दीन के कंधे में पहनने वाला एक पठानी गमछा था। उसने अपने घाव पर आधे घंटे बाद जब शिवी को बाहर के दरवाजे से गाड़ी के अंदर आने की आवाज आई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मगर वह चाहती थी कि वह दरवाजा तभी खोलें जब दरवाजा खोलने के लिए शिवा नॉक करें। कुछ पल ऐसे बैठे रही, मगर समय बीत रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे बैठे बैठे उसका इंतजार करते हुए आधे घंटे बैठे रही। वह देख रही थी कि दरवाजे पर आवाज तो आई थी कि शिवा अपनी गाड़ी से अंदर आया था, लेकिन अभी तक शिवा ने दरवाजा खोलने के लिए खटखटाया नहीं था। इतना सोचते ही जब शिवी उठकर कमरे का दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही जाने लगी, उसे लगा शिवा पीछे के दरवाजे से अपने रूम पर जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं था। शिवा पहले कई बार ऐसा कर चुका था, मगर आज शिवी को शिवा की ज्यादा फिक्र थी।
वह मन ही मन ये भांप गई थी कि शिवा जब भी ऐसा करते थे उन्हें कुछ ना कुछ चोट लगी होती थी। इतना सोचते ही वह जोर से शिवा को आवाज देने लगी कि शिवा दरवाजा खोलो, मगर अब शिवी के कानों में शिवा के कराहने की आवाज आने लगी थी। आह आह, वो बहुत डर गई थी और जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। शिवा बुरी तरह कराह रहा था। जैसे ही शिवी ने शिवा के कमरे से उसके कराहने की आवाज सुनी, उसे बीते दिनों की हर बात याद आ रही थी कि इस प्रकार शिवा कई बार पीछे से ही अपने रूम में चला जाता था और जब भी बाहर आता उसे चोट लगी होती थी। वह समझ पा रही थी कि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ था कि जब शिवा अपने पीछे के दरवाजे से ही अपने कमरे पर आ गया था। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ था, मगर उसके बाद वह देख पाती थी कि संजू को किसी ना किसी प्रकार की चोट लगी होती थी। पहले ध्यान नहीं देती थी क्योंकि शिवा से पहले शिवी का इतना गहरा रिश्ता नहीं बना था, मगर आज मामला कुछ और था। आज वह शिवा को अपने पति के रूप में देख रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी कि शिवा को क्या हो गया है, वह क्यों कराह रहा है। और तभी उसने शिवा के दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अंदर से किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी, शिवा किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं दे रहा था और इसकी वजह से शिवी का धैर्य और जवाब दे रहा था। वह बाहर बुरी तरह से दरवाजे को पीट रही थी कि शिवा दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों तुम कराह रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगी, मगर 10 मिनट तक शिवा ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया और ना ही दरवाजा खोला। मगर 10 मिनट बाद शिवा ने दरवाजा खोला। शिवी की शिवा पर नजर गई। वह एक सफ़ेद शर्ट और पजामे में उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे में किसी प्रकार का दर्द भाव नहीं दिखाई दे रहा था, मगर उसने शिवा की कराहने की आवाज़ सुनी थी, इसलिए वह शक भरी नज़रों से पूरे कमरों को ध्यान से देखने लगी। वह इधर उधर कमरे में जैसे कुछ ढूंढने लगी थी, मगर उसे कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी जिसे ऐसा लगे कि शिवा को चोट लगी है। जब उसने देखी कि शिवा को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है, मगर उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोली तब वह देख पा रही थी कि सीढ़ियों पर उसके खून की कुछ बूंदें दिखाई दे रही थी। उसका शक सच हो गया था। शिवी समझ गई थी कि संजू को किसी न किसी प्रकार की चोट तो जरूर लगी है। वह अंदर आकर संजू को कुछ ना बोलते हुए उसने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। बाथरूम का दरवाजा जैसे ही उसने खोली, वह देख रही थी कि शिवा का शर्ट खून से लथपथ वहीं पड़ा हुआ था। बाथरूम में चारों तरफ खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। वह जोर से चीख पड़ी है और पूछी कि शिवा, ये सब क्या है, यह इतना सारा खून कहाँ से आया, क्या हुआ है तुम्हें। जब शिवा ने सुना तो कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। शिवी शिवा के पास आकर खड़ी हो गई। वह बोलने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें बार बार चोट कैसे लग सकती है, हर 2 दिन में तुम्हें चोट लगती है, आखिर कैसे चलते हो तुम कि तुम्हें चोट लग जाती है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरी घबराहट के मारे जान निकली जा रही है, बताओ मुझे क्या हुआ है। शिवा ने जब शिवी की बात सुनी उसके गालों पर हाथ रख कर कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे किसी प्रकार के चोट नहीं लगी है, अच्छा भला तो हूँ तुम्हारे सामने। इतना कहकर जैसे शिवी की ओर देखने लगा, शिवी ने अनजाने में ही शिवा का कमर पकड़कर अपने आप को उसके सीने में छुपाने की कोशिश करने लगी। मगर जैसे ही उसने ऐसा किया, शिवा जोर से कराह गया और उसने आह की आवाज निकाल दी। शिवी ने जैसे ही संजू की आवाज सुनी हो समझ गई कि शिवा को चोट तो लगी है और वह पहले ही बाथरूम में शिवा के खून से सना हुआ शर्ट देख चुकी थी। उसके लिए यकीन करना पाना बहुत मुश्किल था कि शिवा को कुछ नहीं हुआ है। जब वह घबराहट में शिवा के शर्ट को उठाने लगी, उसने देखा कि अंदर का सफ़ेद बनियान में खून के दाग साफ दिखाई दे सकते थे। उसका पूरा बनियान जगह जगह पर खून से रंगा हुआ दिखाई दे रहा था, मगर कमर में उसे कुछ ज्यादा ही चोट आई थी। वह देखकर घबरा गई और बोलने लगी कि शिवा, क्या हुआ है, तुम्हें कैसे चोट लग गई। इतना बोलकर वह संजू के बनियान को ऊपर उठाने लगी, मगर जैसे जैसे वह बनियान उठाने लगी उसके सामने का मंजर भयभीत करने लगा था। उसे शिवा के शरीर पर जख्म दिखाई दे रहे थे। जब तक वह शिवा के बनियान को उसके सीने के ऊपर तक ले जा पाती, वह देख रही थी कि संजू की पूरे शरीर में घाव ही घाव दिखाई दे रहे थे। कमर पर एक गहरा निशान था जिससे खून निकलकर शिवा के पजामे में जा रहा था। शिवी के लिए ये किसी भयानक सपने से कम नहीं था। शिवी एक पल के लिए शॉक हो गई और बेहोश हो गई।
शिवा ने देखा शिवी बेहोश हो गई है तो उसने शिवी को बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया और डॉक्टर को तुरंत ही फोन लगा दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ गया। उसने शिवी को एग्जामिन किया, कुछ दवाइयां दी और साथ में शिवा का भी ट्रीटमेंट उसने कर दिया था। संजू को कुछ पेन किलर और जख्मों पर कुछ दवा और कुछ इंजेक्शन उसने लगा दिए थे और कुछ पटूटियां भी बांधी थी। डॉक्टर जा चुका था। शिवी को काफी देर से होश नहीं आया था, मगर शिवी के दिलों दिमाग में सिर्फ शिवा ही चल रहा था। वह देख रही थी कि एक गहरी खाई है, खाई में शिवा गिरा हुआ लटक रहा है और अपने हाथों से शिवी उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, मगर इससे पहले कि शिवी शिवा को खींच पाती शिवा का हाथ छूट गया था और वह खाई में गिर चुका था। शिवी ने जैसे ही देखी कि शिवा खाई में गिर गया था, इधर उसने जोर से चीखते हुए, शिवा का नाम चिल्लाते हुए, जोर से अपने बेहोशी से बाहर आते हुए अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। शिवा ने जैसे ही देखा कि वह उठकर बैठ गई है, शिवा शिवी से कहने लगा कि मैं तुम्हारे सामने हूं और बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब शिवी ने उसे देखा, थोड़ा घबराहट के मारे शिवा को चेहरे को, कंधों को टटोलने लगी। वह रोने लगी। उसका डर इतना ज्यादा था जैसे ही वह कुछ ही समय में उसकी जान निकल जाएगी, और शिवा को गले से लगाने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। इतना कह रही थी और शिवा को गले लगाकर उसे चूमने लगी और कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, मैं तुमसे दूर या तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी है। घबराकर कहने लगी, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि तुम्हें किसी प्रकार का चोट पहुंचे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। शिवा ने नहीं कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इसका जवाब ना देते हुए शिवी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अब शिवा को इस बात का डर लग रहा था कि वह जिस प्रकार का काम करता है, अगर उसमें शिवा को किसी भी प्रकार का चोट लग जाए या संजू को कुछ भी हो जाए तो इसकी वजह से शिवी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जब ये बात वह सोच ही रहा था तो एकाएक शिवा की आंखों से आंसू आने लगा। वह देख सकता था कि वह शिवी को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता था। शिवी कितनी मासूम थी। शिवा ने शिवी को किसी तरह समझाकर सुला दिया और जैसे ही वापस जाने लगा, शिवी ने शिवा का हाथ पकड़कर अपने गालों के नीचे रख ली। शिवा न चाहते हुए भी वही बैठ गया। शिवा देख रहा था कि शिवी दुल्हन के कपड़ों में पूरी तरह से सजी हुई थी। वह इतनी सुंदर दिख रही थी कि शिवा को न चाहते हुए भी एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हो रहा था। शिवी का प्यारा सा चेहरा चमक रहा था। वह बेहद ही खूबसूरत मासूम सी लड़की दिख रही थी। लग रही थी कि वह अभी अभी आसमान से उतर कर आई हो। मगर कुछ ही समय बाद शिवा को वह सब याद आ रहा था जो आज दिन में हुआ था। उसे याद आया कि किस प्रकार जब वह घर वापस आ रहा था तो उसके फोन पर कॉल आया कि जय को उस स्मगलर के लोगों ने उठा लिया था और वह शिवा को अपने पते पर बुला रहे थे। मगर शिवा को यदि जय को बचाना था तो उसे उन लोग के बताए पते पर जाना था और शिवा ने वैसा ही किया। वह वहां पहुंच गया। उसने देखा कि जय एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक आदमी ने जय के कनपटी पर गन तान दिया था। शिवा ने अपने आप को भी उन लोगों के हवाले कर दिया। उन लोग ने संजू को पकड़ लिया और वे लोग शिवा को मारते हुए टॉर्चर करने लगे। शिवा ने कहा कि जय को जाने दो, उसका कोई हाथ नहीं है इन सब में। मगर अब वो लोग दोनों के बदले स्मगलर को छुड़ाना चाह रहे थे और बाद में दोनों को मारने वाले थे। शिवा को इन सब चीजों का पहले से ही अंदाजा था, मगर वह जय को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए शिवा यहाँ पर आ गया था। मगर शिवा ने जैसे ही कुछ करना चाहा, उन लोग में से एक आदमी ने शिवा के पेट में चाकू घुसा दिया। शिवा थोड़ा सा अपने शरीर को घुमा दिया, जिससे चाकू शिवा के कमर में जा लगी। शिवा दोनों हाथों से बंधा हुआ था और अब तक उन लोग ने शिवा के पूरे शरीर पर डंडे और रॉड से जख्म बना दिए थे। मगर अब वे लोग शिवा और जय को मारने वाले थे। उन लोग ने स्मगलर को जेल से निकालने के लिए सरकार से सौदा किया, मगर सरकार ने साफ इनकार कर दिया, जिस वजह से जो उन लोग का लीडर जिसका नाम जावेद था, दोनों को मारने का इशारा कर दिया। मगर शिवा ने इससे पहले कि वे लोग समझ पाते, शिवा ने अपने लात से जिसने शिवा को चाकू मारा था
उस पर हमला कर दिया। हमला इतना ताकतवर था कि वह आदमी 3 से 4 लोग से टकराता हुआ सीधा दीवार से टकरा गया और बेहोश हो गया। और इससे पहले कि जावेद और उसके लोग ये समझ पाते कि क्या हुआ, शिवा ने अपने हाथों की रस्सी तोड़ दिया और अगले ही पल जावेद पर हमला कर दिया और बेरहमी से पीटने लगा और बारी बारी लात और घूंसों की बरसात उन सब लोग पर कर दिया और देखते देखते वे लोग जमीन पर बिलखते पड़े हुए थे। शिवा ने एक फ़ोन कॉल किया और इसकी खबर अपने सीनियर अमर सिंह को दे दिया। सीनियर ने दोनों को वहां से निकलकर जाने कह दिया। मगर अब शिवा अपने ख्यालों से बाहर आया। वो अब भी शिवी के बगल बैठा हुआ था, मगर अब शिवी के लिए शिवा का डर साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वह बहुत कुछ कहना चाहता था मगर अब उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वह बेबस सा बैठा हुआ विदिशा को देखता रहा। ये सोचते हुए संजू को आज यह एहसास हुआ कि शिवी को अपनी जिंदगी में शामिल करके शिवा ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी थी। शिवा देख रहा था कि जिस प्रकार का खतरनाक काम वह करता है उसकी कभी ना कभी उसकी मौत हो सकती थी और शिवी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। जैसे ही शिवा